नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today inshallah we will start a new chapter, that is IFRS 16 lease. असल में ये जो IFRS 16 है, वालेकुम सलाम, लीज का, ये प्रीवियसली IAS 17 था। ये बात शायद मैंने शुरू में आपको बताई थी पहली क्लास में कि जो IAS और IFRS है, तो IAS पहले आते थे, अब IFRS आते हैं, और बहुत सारे IFRS जो आ रहे हैं वो पुराने IAS को सस्पेंड करके नया IFRS बन जाता है। तो पहले हम IAS 17 पढ़ाते थे लीज का, और अभी ये कुछ टाइम पहले IFRS 16 एप्लीकेबल हो गया है और उसने IAS 17 को सस्पेंड कर दिया। तो IFRS 16 जो है वो लीज का है, और पहले जो IAS 17 था और इस IFRS में ट्रीटमेंट में थोड़ा सा चेंज आया है। पहले नॉर्मली दो टाइप की लीज होती थी, वन इज फाइनेंस लीज, सेकंड वन इज ऑपरेटिंग लीज। अब ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं रहा जितना पहले था। अच्छा, लीज है क्या? लीज एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दो पार्टीज होती है। नंबर वन इज लेसर, नंबर टू इज लेसी। लेसर जो होता है वो ऑनर होता है, और लेसी जो होता है वो यूजर होता है। लीज एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे लेसर अपने एसेट को यूज करने का राइट ट्रांसफर करे लेसी को अगेंस्ट पीरियोडिक पेमेंट्स। एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे लेसर अपने एसेट को यूज करने का राइट ट्रांसफर करे टू लेसी अगेंस्ट पीरियोडिक पेमेंट, तो उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? लीज। अच्छा, अब जैसा कि मैंने अभी कहा कि पहले दो टाइप की लीज हम पढ़ाते थे, एक होती थी फाइनेंस लीज और दूसरी होती थी ऑपरेटिंग लीज। लेकिन अब ऑपरेटिंग लीज के बजाय रेंट एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है। उसमें स्टिल वहां पे कुछ चीजें हैं, लेकिन वो रेंट एग्रीमेंट पे। IAS कहते हैं अब हर लीज को आपने ऑलमोस्ट क्लासिफाई करना है एज फाइनेंस लीज। सिर्फ दो बातें IAS ने कहा है, अगर है तो वो फाइनेंस लीज काउंट नहीं होगा, वो रेंट एग्रीमेंट पे जाएगा। नंबर वन, अगर आपका एसेट लो वैल्यू का है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन है 10,000 12,000, अब आपने वो इंस्टॉलमेंट पे लीज पे ले लिया, तो ये बहुत लो वैल्यू का एसेट है। नंबर टू, अगर कोई लीज टर्म लेस देन 1 ईयर है, तो वो भी आपके लिए कौन से लीज में काउंट होगा? रेंट एग्रीमेंट, मतलब वो भी आपका फाइनेंस लीज में काउंट नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जब एक लेसर अपने एसेट को यूज करने का राइट ट्रांसफर करेगा लेसी को अगेंस्ट पीरियोडिक पेमेंट, तो वो एसेट लेसर की बुक से माइनस होके किसकी बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा? लेसी की बुक में। अब चूंकि ये एसेट जो है वो लो वैल्यू के एसेट तो होंगे नहीं, ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले एसेट्स हैं। अब इसकी जो कैपिटलाइजेशन है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, वो लेसी की बुक में होगी। नॉन करंट एसेट है ये, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी किस्तों पे लीज पे ले ली। अच्छा, इसमें नॉर्मली फाइनेंस लीज में होता क्या है, एट द एंड ऑफ लीज टर्म ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है लेसी को। जैसे आपने गाड़ी ली लीज पे, जिसको हम लोग आम जबान में कहते हैं इंस्टॉलमेंट पे, 5 साल की इंस्टॉलमेंट आपने पूरी कर दी। एट द एंड ऑफ ईयर 5 जब आपकी लीज पेमेंट पूरी हो जाएगी, तो क्या गाड़ी की ऑनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। लेकिन नॉट नेसेसरी के ट्रांसफर का केस हो। IAS 17 जो पहले था, अब जो कि IFRS 16 में कन्वर्ट हुआ है, इसने 5 बातें आपसे कही हैं,
और उसने कहा है कि इन पांचों में से कोई भी एक बात अगर आपको नजर आ जाए, पांचों का एक साथ होना जरूरी, कोई भी वन ऑफ द पॉइंट अगर आपको नजर आ जाए तो हम उसको फाइनेंस लीज क्लासिफाई करते हैं। और उन पांचों में से वन ऑफ द पॉइंट है ओनरशिप ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म, ओनरशिप ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। नॉट नेसेसरी कि ओनरशिप ट्रांसफर हर केस में हो। मैं ऐसे सवाल भी आपको दिखाऊंगा जहां पे लिखा होगा कि एक एसेट है, ACCA की F7 की बुक से मैंने एक सवाल कॉपी किया है जो कि IFRS की एग्जांपल है, और उसमें उसने लिखा है कि 10 साल की उसकी बिल्डिंग की लाइफ है रिमेनिंग, और आपने 5 साल की लीज पे लिया है, और वो कह रहा है कि 5 साल के बाद ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो क्या सिर्फ ये एक क्राइटेरिया देखकर हम मना कर देंगे कि फाइनेंस लीज नहीं है, या हम फर्दर इसको देखेंगे? फर्दर देखेंगे, क्योंकि कितनी निशानियां हैं? 5। दूसरी निशानी ये है, वन ऑफ द पॉइंट ये होता है कि मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ बिलोंग टू लेसी। फॉर एग्जांपल एक एसेट की लाइफ 10 साल है और आपने 8 साल की लीज पे लिया है, तो 10 साल की लाइफ पे 8 साल की लीज पे लिया है, इसका मतलब है मेजर पार्ट 80% हो गया। 8/10 कितना हो गया? 80%। अगर आपने 10 साल के इकोनॉमिक लाइफ वाले एसेट को 8 साल की लीज पे ले लिया, तो इसका मतलब है मेजर पार्ट किसके पास है? इसका मतलब है अगेंस्ट इट इज टू बी क्लासिफाइड एज। अच्छा, मैंने अभी 2 बातें आपसे कही। एक बात मैंने ये बोली कि एक सवाल, वो एग्जांपल मेरा ख्याल IFRS की वो अपनी एग्जांपल है ओरिजिनल, उसमें वो जो मैंने आपको सामने बताई कि 10 साल की लाइफ है और वो कितने साल की लीज पे दे रहा है, तो क्या वहां मेजर पार्ट कवर हो रहा है? नहीं। पहला, क्या उस सवाल में ये भी लिखा हुआ है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी? तो दोनों पॉइंट अब तक हमें नजर, लेकिन इसके अलावा कितने पॉइंट और मौजूद है? 3। हो सकता है उन 3 में से कोई एक पॉइंट आपको मिल जाए। वन ऑफ द पॉइंट ये भी है कि लेसी को एक ऑप्शन देता है कि लीज टर्म के एंड पे मुझसे ये एसेट तुम लेस देन मार्केट वैल्यू परचेज कर लेना। फॉर एग्जांपल वही मिसाल अगर मैं सामने रखूं जिसमें 10 साल की इकोनॉमिक लाइफ है और कितने साल की लीज पे लिया है, क्या 5 साल के बाद उसकी कोई वैल्यू होगी? फेयर वैल्यू, उसको हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे। आपने लेसर ने कहा यार 5 साल के बाद इसकी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू 10 लाख रुपए होगी, मैं आपको 7 लाख रुपए में दे दूंगा, लेस देन फेयर वैल्यू। अब ये बताएं, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। IAS कहता है लाइकली टू बी एक्सरसाइजेबल। भाई जाहिर सी बात है 10 लाख रुपए वाला एसेट आपको कितने का मिल रहा है, तो आप ऑप्शन पे जाओगे या नहीं जाओगे? लेकिन उस सवाल में ये कंडीशन भी नहीं है, यानी उसमें बार्गेन परचेज ऑप्शन भी। 3 बातें मैंने आपको बता दी आउट ऑफ 5 कि इन पांचों में से अगर एक बात हो तो हम कहेंगे कि ये कौन सी लीज है। एक बात मैंने क्या बताई? ओनरशिप ट्रांसफर एट द एंड ऑफ लीज टर्म टू लेसी। दूसरी बात, मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। अच्छा, मेजर पार्ट से कितना होना चाहिए? एक किताब में लिखा हुआ था 75% और मोर। 70, हम तो समझते हैं शायद 51%, लेकिन यहाँ जरा कंडीशन है 75% और मोर। मैंने 80% लिया था अभी, उसको मैंने मेजर पार्ट कहा था। अच्छा, अब मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ वो जो IFRS की एग्जांपल है जिसमें 10 साल की लाइफ है, 5 साल की लीज पे, मेजर पार्ट कवर नहीं हो रहा। 5 साल बाद एसेट वापस भी करना है, ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर वाला पॉइंट भी नहीं है। और 5 साल के बाद उसने खरीदने का आपको ऑप्शन भी। मैं ऐसे सवाल भी करवाऊंगा। ICAP का एक सवाल है, मैं हैंड आउट में रखा हुआ है, उसमें वो ICAP ने लिखा कि 10 साल की लाइफ में 4 साल की लीज पे लिया है, क्या मेजर पार्ट कवर हो रहा है? लेकिन उसने 4 साल के बाद ये बता दिया एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू 3 मिलियन है उस एसेट की, और लेसर ने लेसी को बोल दिया मैं आपको 2 मिलियन में दे दूंगा। अब यहाँ पे बार्गेन परचेज ऑप्शन आ गया, अब यहाँ पे आप एसेट खरीद लोगे। तो यहाँ जो है ना, हमें पॉइंट बता रहा है कि ये कौन सी लीज हो गई? फाइनेंस। लेकिन उस सवाल में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल की, उसमें ये वाला पॉइंट भी नहीं है। कितनी निशानी हो गई? 3।
बाकी कितने पॉइंट रह गए? 2। एक पॉइंट उस पर ये है कि पीवी ऑफ एमएलपी, अब ये थोड़ा सा आपके लिए नया वर्ड होगा, पीवी ऑफ एमएलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, एमएलपी मिनिमम लीज पेमेंट, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं आपको मिसाल दूं, एक एसेट है, उसकी आज फेयर वैल्यू है 5 लाख रुपए। कितनी है? मैंने लीज पे खरीदना है, उन्होंने कहा सर आपको 5 साल में हर साल 1,20,000 रुपए देने हैं। मैंने कहा ठीक है। ये कितने बन गए? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 लाख। 600,000 इज व्हाट? फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू। इसको कहते हैं एमएलपी, मिनिमम लीज पेमेंट। क्या फ्यूचर के 6 लाख रुपए आज के 6 लाख रुपए हो सकते? अब उसमें आपको डिस्काउंट रेट दिया जाएगा इंटरेस्ट का, और आपको पता है इंटरेस्ट रेट के फैक्टर से हम जो फाइनेंस में आप लोग पढ़ के आते हैं, एमबीए वगैरह अगर आप लोग करके आए वहां आपने पढ़ा होगा, आईसीए में सेमेस्टर 2 में मैथ्स के अंदर फाइनेंस पढ़ाया जाता है, एनबीटी फैक्टर भी होता है, सिंपल फैक्टर भी होता है। तो वहां से हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और आईएस कहता है, अजान हो रही है? हाँ, बस अजान का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह नमाज ब्रेक पे ही जा रहे हैं। तो आईएस कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ऑलमोस्ट इक्वल टू द पीवी ऑफ एमएलपी, यानी जो 6 लाख रुपए की पीवी निकालो ना, वो किसके बराबर आनी चाहिए? 5 लाख के, मोर और लेस 90% और मोर अगर करीब है ना, तो आईएस कहता है कि ये भी फिर कौन सी लीज की निशानी है। और आखिरी निशानी बस एक जर्नल है, उसमें आईएस ने सिंपल ये लिखा है, एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर का हो, यानी लेसी कैन यूज द एसेट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें उसको कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़े, उसी कंडीशन में लेसी उसको यूज कर सकता हो। इंशाल्लाह इस पे फर्दर गुफ्तगू करेंगे आईसीए में और उसके मज़ाफात में। नमाज मगरिब का वक्त हुआ जाता है, नमाज ब्रेक पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह विल बी देयर आफ्टर नमाज ब्रेक, और इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वेलकम बैक अगेन आफ्टर द नमाज ब्रेक। बिफोर नमाज ब्रेक हम लीज को डिस्कस कर रहे थे, और बिफोर नमाज ब्रेक हमने जर्नल डिस्कशन किया। टाइम बहुत लिमिटेड था हमारे पास, अराउंड 15 मिनट थे। तो शुरू के 15 मिनट की जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसमें हमने लीज को एक बहुत ही बेसिक लेवल पे देखा है। सिंपल हमने डिस्कस किया कि लीज एक एग्रीमेंट, अगर मैं आपके सामने या डेफिनेशन रखूं लीज की, हैंडआउट में इंशाल्लाह आपको ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये हैंडआउट पे जब आप जाएंगे पहले पेज पे, तो ये आपको पहली डेफिनेशन लीज की नजर आएगी। अ कॉन्ट्रैक्ट, ये स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रही है इस वक्त। अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट दैट इज नोन एज अंडरलाइन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। मतलब जो आप उसके अगेंस्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं और आपको एसेट यूज करने का राइट मिला फ्रॉम लेसर। तो ये जो लीज है, एक कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आपको एसेट यूज करने का राइट लिया जाए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, अब हमने आपसे डिस्कस किया कि बिफोर नमाज ब्रेक हाउ टू आइडेंटिफाई फाइनेंस लीज। तो आइडेंटिफाइंग अ फाइनेंस लीज की 5 जो पॉइंट्स है, और ये पॉइंट्स जो है ना, ये भी स्टूडेंट का फीडबैक है, एग्जामिनर एग्जामिन कर रहा होता है, ठीक है। हाँ, ये इस दफा भी पेपर में बच्चों के फीडबैक्स हैं, और पहले भी कुछ फीडबैक रहे। इस टाइप की चीजें एग्जामिनर एग्जामिन कर रहा होता है। 5 नंबर का क्योंकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन है अब पेपर में डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना होगा, वहां पे कीबोर्ड से आपने टाइप करना होगा। तो ये 5 बातें मैं क्विक पढ़ के सुना देता हूं। एट इंसेप्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एट एन एंटिटी शेल assess whether the contract is or contains a lease. A contract is or
contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. Examples of situations that individually or in combination would normally lead to a lease being classified as a finance lease are. हम किसी इंफिरादी या किसी कॉम्बिनेशन पे कब ये कह सकते हैं कि जो लीज है ये फाइनेंस लीज है? हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? 5, A B C D E. Point number A, the lease transfer ownership of the underlying asset to lessee by the end of lease term. ज्यादातर फाइनेंस लीज में ऐसा ही होता है। जो हम गाड़ी वगैरह, मोटरसाइकिल, इक्विपमेंट्स लीज पे खरीदते हैं तो वो एट द एंड ऑफ लीज टर्म एसेट हमारे नाम पे उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। The lessee has the option to purchase. दूसरी कंडीशन, मैंने 5 बातें रैंडमली की थी, यहाँ डिफरेंट सीक्वेंस में है। ये जो पॉइंट है ये वो जिसको मैं कह रहा था बार्गेन परचेज ऑप्शन, यानी मैं कह रहा था कि लेसर लेसी को एट द एंड ऑफ लीज टर्म एक ऑप्शन देगा कि आप इस एसेट को लेस देन फेयर वैल्यू मुझसे परचेज कर लेना। The lessee has the option to purchase the underlying asset at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date of the option become exercisable for it to be reasonably certain at the inception date that the option will be exercised. मतलब जाहिर सी बात है, आपको एक चीज सस्ते में मिल रही है तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, आप ऑप्शन पे जाओगे या नहीं जाओगे? 10 लाख वाली चीज आपको 7 लाख में मिल रही हो, 6 लाख में मिल रही हो, 8 लाख में मिल रही हो इवन, तो डेफिनेटली मतलब जनरल कॉन्सेप्ट अजम्पशन यही है, आप उसको परचेज करने पे जाएंगे। तीसरी बात, लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द अंडरलाइन एसेट इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, 10 साल की लाइफ है, 8 साल की लीज पे ले लिया, क्या मेजर पार्ट कवर हो रहा है? ओके। एट द इंसेप्शन डेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट अमाउंट्स टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन एसेट। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर मुझे फ्यूचर में 6 लाख रुपए देने हैं, लेकिन उस एसेट की आज फेयर वैल्यू अगर कितनी है, 5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, जो भी है, उस फ्यूचर 6 लाख रुपए को जब मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कैलकुलेट करके लाऊं तो मेरा मोर लेस आंसर किस वैल्यू के बराबर होना चाहिए? फेयर वैल्यू के बराबर। मतलब आईएएस ने कहा ऑलमोस्ट 90% या उससे ज्यादा करीब हो, तो वन ऑफ द पॉइंट कि हम इसको क्या कहेंगे, अगेन फाइनेंस लीज। आखिरी बात, अंडरलाइन एसेट इज ऑफ सच अ स्पेसिफिक specialized nature that only the lessee can use it without major modification. मतलब आप उसको फौरन यूज कर सकते हो, उसमें कोई मेजर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड ना हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नहीं, वो तो दूसरी है। ये भी है कि दूसरे के पास आ जा सकता हो, और इसमें पॉइंट ये कि विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन रेडी फॉर यूज हो। मैं ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बन रही है, अभी तो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, अभी टाइम लगेगा और उसके बाद आपके नाम पे या बाद में, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, हाँ उसमें ना हो। हाँ नहीं, वैसे मतलब ठीक है, विदाउट मॉडिफिकेशन से मुराद ये है कि वो उस वक्त ऐसे आपने गाड़ी ली, हम चलाना शुरू कर देते हैं, लीज पे खरीद के लाए, आपने चलाना शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं जब तक किस्तें पूरी नहीं होगी आप नहीं चला सकते। ठीक है, और उसमें कोई मेजर मॉडिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड, हाँ थोड़ी बहुत अपने हिसाब से आप करवाना चाहो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन मेजर मॉडिफिकेशन उसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, थोड़ा एक सवाल आपके सामने रखूंगा, हैंड आउट का पहला सवाल। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 सबके पास बेहतर हो कि अपना
कैलकुलेटर हो साइंटिफिक, नंबर 1। नहीं है तो नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हो आपके पास। नंबर 2, आप लोगों को फैक्टर की कैलकुलेशन क्विक आती हो, क्योंकि यहाँ फैक्टर लगेगा, एनवीटी फैक्टर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, 2 किस्म के फैक्टर होते हैं, एक होता है बिगिनिंग वाला और एक होता है एंडिंग वाला। मतलब एक इस टाइप की कंडीशन होती है कि हर साल के एंड पे पेमेंट करनी है, और एक होती है हाँ ड्यू और ऑर्डिनरी जो होता है। एक आपने ड्यू मतलब जो शुरू में पे करना है, और हाँ और ऑर्डिनरी जो आपको शुरू में देना है। ठीक है, तो बहरहाल 2 इस पे कंडीशन होती है, एडवांस और एरियर। एडवांस वो होता है जो आपने हर साल के शुरू में देनी है, और एरियर वो होता है जो आपने हर साल के वक्त गुजरने के बाद। तो माइनर सा फर्क होता है फैक्टर में। और मेरी पूरी कोशिश है कि आज की इस क्लास में एटलीस्ट 2 सवाल जो है ना, इनफ टाइम है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट मेमन भाई अब ऑलमोस्ट आईएएस ने क्या चीज रेंटल एग्रीमेंट पे चलाई है, वो चीजें रेंट एग्रीमेंट पे काउंट होती है। आप घर भी लेते हैं ना रेंट पे, मतलब उसको इसके अंदर हम फॉल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑपरेटिंग लीज के नाम से इतना नहीं, उसको हम रेंट एग्रीमेंट पे ले जाएंगे। और उसमें रेंट एग्रीमेंट पे एक बात याद रखना, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसका एसेट है उसी की बुक में वो डेबिट रहेगा, वही अपनी बुक पे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा, हालांकि यूज कोई और कर रहा होगा। लेट मी कंप्लीट। ऑपरेटिंग रेंट एग्रीमेंट, घर आप रेंट पे लेते हैं, आप यूज करते हैं, लेकिन वो घर आपकी बुक में डेबिट नहीं होता, वो घर उसी की बुक में है, वही उसको डेप्रिशिएट अगर करेगा तो अपने पास रिकॉर्ड करेगा। लेकिन फाइनेंस लीज में लेसर अपनी बुक से एसेट माइनस करेगा, लेसी अपनी बुक में एसेट को, और जितना उसके पास लीज टर्म है उस लीज टर्म पे वो उसको कैपिटलाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ यस, दिस इज द क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन सर। अगर मैं लेसी हूं, एक सवाल आया है, और मैं एसेट परचेज करूंगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू जिसपे हम एसेट को डेबिट करें। देखिए इसमें पीवी ऑफ एमएलपी या फेयर वैल्यू, दोनों में से एक। पहले आईएएस कहता था लोअर पे जाओ, लेकिन अब चूंकि, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट होगी, एमएलपी इज व्हाट, मिनिमम लीज पेमेंट। लेकिन एक बात याद रखना, एमएलपी का मतलब है फ्यूचर पेमेंट। मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख देता हूँ आपको ताकि याद रहेंगी। एक वर्ड में बार बार यूज करूंगा, एमएलपी। एमएलपी का मतलब क्या है, मिनिमम लीज पेमेंट, यानी ये फ्यूचर पेमेंट है एक तरीके से आपकी। असल में चूंकि पेपर आपका बहुत ज्यादा अब छोटे छोटे मार्क्स में डिवाइड हो चुका है, तो एक मरतबा भी मैं सवाल क्वेश्चन नंबर 2 जब करवाऊंगा, जब सब्जेक्टिव पेपर होता था उसमें 3-4 रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली। एक रिक्वायरमेंट 1 नंबर का उसने पूछ लिया, कंप्यूट एमएलपी, बस 1 नंबर। उसमें 80,000 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट है, तो 80,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 4 लाख। 4 लाख रुपए इज व्हाट, एमएलपी, यानी फ्यूचर पेमेंट। लेकिन फ्यूचर के 4 लाख, आज के 4 लाख। अब उसकी जब हम पीवी निकालेंगे ना, वो ऑलमोस्ट उसकी किसके बराबर होगी, फेयर वैल्यू के। तो हम उसको बेहतर है पीवी और एमएलपी पे रिकॉर्ड करें, और बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, इग्नोर कर सकते हैं। 10 रुपए का, 12 का, 15 का, ये मटीरियल होता है। हाँ, और अगर थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है तो बेहतर है आप किस पे लेके जाओ, पीवी ऑफ एमएलपी पे। वो मैं करवाऊंगा ना, भी आपको नजर आएगा। ठीक है, पहले सवाल से ये चीजें आपको नजर आएगी। एक तो इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या वैल्यू होगी, दूसरी बात उसमें एक चीज और बता दूं, टाइटल क्या यूज करेंगे। टाइटल यूज करेंगे राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, RIGHT, राइट ऑफ यूएसई, इस्तेमाल, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। अब ये एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, और उसमें जी बिल्कुल होगी, एप्लीकेबल तो होती है, वो ट्रीटमेंट इसके ऊपर एप्लीकेबल बिल्कुल होगी। इवन ये भी आपका एक तरीके से समहाउ पीपीई में ही काउंट हो रहा है। बिल्कुल, मैं ये भी आपको बता दूं कि
जब मैं कैश फ्लो पढ़ाऊंगा ना, कैश फ्लो में आपको बैलेंस शीट दी जाती है और कैश फ्लो बनाना होता है, उसमें एडजस्टमेंट्स होती है। तो वहां जब हम पीपी का अकाउंट बनाते हैं ना, और उस कंपनी ने कोई लीज पे ड्यूरिंग द ईयर एसेट खरीदा है, तो उसको भी हम कौन से टी अकाउंट में काउंट कर रहे होते हैं, पीपी में ही, और वहीं से नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो निकाल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आपका एसेट है, टेंजिबल एसेट है, जो कि आपने यूज इन प्रोडक्शन लिया है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस लिया है, इवन आपने जो एडमिन पर्पस के लिए लिया है या रेंटल टू अदर्स लिया अदर देन लैंड और बिल्डिंग, तो ये किसके अंदर काउंट होगा, पीपी के अंदर। गॉट इट जी? किसमें? हाँ नहीं, लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे उसको, प्लीज लाइबिलिटी। एक काम करते हैं ना, हम एक सवाल पे जा रहे हैं और नहीं हो रही। कौन? अच्छा, एक अच्छा सवाल है। हमारे आसिफ भाई कहते हैं सर अभी आपने कहा कि मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ बिलोंग टू लेसी, फिर आपने एक एग्जांपल दी 10 साल की लाइफ, 8 साल की लीज पे लिया, 8 साल के बाद रिवर्ट होगा एसेट, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, लेसर अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा एट द टाइम ऑफ लीज, रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट, नंबर 1। वो सामने वाला कहेगा राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अब इसमें एक सवाल ये भी आएगा सर इसकी लीज टर्म 8 साल है, इकोनॉमिक लाइफ कितनी है 10 साल, अब लेसी डेप्रिसिएशन कितने साल पे करेगा, एक ये सवाल। तो यहाँ पे आईएएस कहता है शॉर्टर पे जाएगा, शॉर्टर ऑफ लीज टर्म ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। नॉर्मली तो शॉर्टर क्या होगी, लीज टर्म, इकोनॉमिक लाइफ ज्यादा होगी। तो यहाँ ये देखा है कि आप शॉर्टर पे जाएंगे, मैंने वो हैंडआउट में पॉइंट भी कवर किया है, कहीं ना कहीं वो आईएएस की वर्डिंग का आपको नजर आएगा कि आईएएस ने कहा है कि आप जब डेप्रिशिएट करोगे वो शॉर्टर पे जाओगे। अच्छा, अब चूंकि आपने एसेट को डेबिट किया, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, जिस वैल्यू को आपने डेबिट किया, सपोज वो 8 लाख थी और 8 साल की लाइफ आपके लिए लीज टर्म विच इज शॉर्टर, आप उसको 8 साल पे कैपिटलाइज कर दोगे पूरा, यानी हर साल 1 लाख रुपए का क्या दिखा रहे हो अगर स्टेट का ये, 8 साल के बाद आपकी बुक में वो क्या हो जाएगा, आप उसको रिवर्ट बैक कर दोगे, वो 8 साल के बाद उस वैल्यू पे अपने पास दोबारा उसको डेबिट कर देगा। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ एक सवाल जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव करवाऊंगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब अगर आपके जहन में आ रही है क्या जर्नल एंट्री बनेगी, वो भी मांगा है उसने। आपके जहन में आ रहा है सर क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इम्पैक्ट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आईसीएमआई के पास पेपर का सवाल है, वंस अपॉन अ टाइम ये सवाल पेपर में आया। क्वेश्चन नंबर 1, Jan 1, 2009, Sunrise Limited acquired a new machine from Crescent Limited under finance lease। एग्जाम में बड़ा शरीफ इंसान था, उसने पहली लाइन में आपको खुद ही बता दिया कि ये फाइनेंस लीज का सवाल है भाई, ठीक है, और ये उस वक्त का सवाल है जब फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज मतलब मिक्स होते थे, ठीक है। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 216,300। कैश पे खरीदोगे 2,16,300 रुपए की मिलेगी ये मशीन। एज पर टर्म्स ऑफ फाइनेंस लीज एग्रीमेंट 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट of rupees 60,000 each are payable in arrear, यानी साल के एंड पे, with the first payment due on December 31st 2009। आप देखिए आपने एग्रीमेंट साइन किया Jan 1, 2009, सवाल की पहली लाइन, आपको पहली पेमेंट कब करनी है, December 31st 2009। एक पेमेंट करनी है, 5 पेमेंट करनी है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का आपने फ्यूचर प्लान देना है। 2,16,300 की प्रेजेंट वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस डेफिनेटली इंटरेस्ट, इन दोनों का इंटरेस्ट, तो डिफरेंस जो है वो क्या है, इंटरेस्ट है। एसेट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल जिंदगी हो 5 साल। अब ये तो एक जनरल बड़ा जो है ना शरीफ इंसान है, 5 साल की लीज टर्म और 5 साल की लाइफ। आगे कहते हैं टू बी डेप्रिशिएटेड, और उसने आसानी कर दी सिरात मुस्तकीम, आपने स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट करना है विथ नो रेसिडुअल वैल्यू, और टेंशन दूर कर दी। फिर कहता है इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 12% है। अच्छा, इसमें 3 बातें उसने पूछी, प्रीपेयर लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल फ्रॉम 9, 10
11, 12, 13, 15, 5 साल का बनाना है, फ्रॉम 9 to 13, पूरे 5 साल का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और वाजे कर दूं, कुछ बच्चे जो है ना ये कहते हैं सर ये एमोटाइजेशन जो है ना ये तो इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट पे होता है। तो याद रखिए एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन, डिवीजन, कैपिटलाइजेशन, ये सब एक ही वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी चीज को ओवर द डिफरेंट टाइम पीरियड एलोकेट करना। दिस इज नॉन एज डिवीजन, कैपिटलाइजेशन, एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एमोटाइजेशन ये वो वाली एमोटाइजेशन नहीं है इंटेंजिबल एसिड वाली। जैसे हम अक्सर कहते हैं डेबिट क्रेडिट, वो क्रेडिट कुछ और है, लेफ्ट राइट कॉलम। हम कहते हैं ऑल क्रेडिट गोज टू ऑलमाइटी अल्लाह, वो क्रेडिट कुछ और है। हम कहते हैं कि यार परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, वो क्रेडिट कुछ और है, उसका मतलब होता है उधार। तो भाई ये अक्सर हम कहते हैं इंटरेस्ट सूद भी होता है, इंटरेस्ट दिलचस्पी भी होता है, इंटरेस्ट का मतलब हिस्सा भी होता है। आपका बिजनेस में कितना इंटरेस्ट है, बोलते हैं ANPR पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट मिस्टर C एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 इंटरेस्ट, तो सूद तो नहीं दे रहे, 1/5 हिस्सा। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट जो हम यूज करेंगे वो क्या है, सूद। एक इंटरेस्ट होता है कि दिलचस्पी, ठीक है ना। शायद मैंने पहले भी कहा था, अक्सर मुझे जब बैंक से कॉल आती थी ना, मैं जॉब करता था, जॉब के लिए अक्सर कॉल आती है, बैंक से भी आती थी जब मैं जॉब करता था। अब तो नहीं आती, अल्लाह का शुक्र है। मतलब पहले जब मैं जॉब करता था तो कहीं ना कहीं CV फॉरवर्ड हो गई, कभी हम कहीं गए एक्सपो में CV ड्रॉप की, कहीं से कॉल आ गई। तो एक मतलब याद है किसी बैंक से कॉल आई ना इंटरव्यू के लिए, तो बहरहाल मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है बैंक में। मैंने कहा आप क्यों बैंक में नहीं आना चाहते हैं, मैंने कहा बैंक में इंटरेस्ट है इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अब मैंने एक जुमले में इंटरेस्ट कितनी मरतबा बोला, लेकिन पहला इंटरेस्ट सूद के लिए, दूसरा इंटरेस्ट दिलचस्पी के लिए। तो आप देखिए ये वर्ड स्पेसिफिक नहीं कर सकते हम कभी भी, वर्ड के सेंसेस अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस सेंस पे। तो ये अमोर्टाइजेशन वो नहीं है। पहली चीज, ये 5 साल का मैं टेबल बनाऊंगा और 5 साल के इंटरेस्ट को एलोकेट करूंगा, 5 साल के प्रिंसिपल को एलोकेट करूंगा। और ऐसा नहीं है कि डिफरेंस जो आ रहा है इंटरेस्ट 5 से डिवाइड किया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जैसे जैसे आप लाइबिलिटी पे करते रहोगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट कम होता रहेगा। इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। हर साल प्रिंसिपल की पेमेंट होगी, हर साल मेरा इंटरेस्ट कम होता जाएगा। तो इसका पूरा एक शेड्यूल बनता है, और ये शेड्यूल पेपर में यहाँ भी पूछा है 5 नंबर का सवाल, कई मरतबा पूछा उसने, इवन सम टाइम अलग से सवाल भी आया है, शेड्यूल बना दो 5 नंबर का। तो पेपर में क्योंकि अभी भी इस टाइप की चीजें हैं, ये पूछ सकता है आपसे। दूसरी बात इसने आपसे कहा, प्रिपेयर ऑल जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड December 2009 टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ सनराइज। सनराइज यहाँ पे लेसी है, खरीदने वाला, परचेजर। थर्ड पॉइंट, प्रीपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम SOSI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एंड SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर टू December 2009। सिर्फ आपको 2009 की अकाउंटिंग करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे, मैंने ये सवाल अभी मॉर्निंग में जब करवाया था तो 2 साल की अकाउंटिंग की थी, ताकि आपको ये थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाए। सबसे पहले तो देखिए इस पे जो है ना कुछ चीजें आप समझ लें। सवाल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके फिर आगे चलता हूँ। देखिए सवाल में आपको ये कहा जा रहा है, थोड़ा सा मैं अगर इस सवाल की एक टाइमलाइन आपके सामने रखूं, ठीक है। 5 साल की लीज है, आपने यहाँ पे एसेट लिया, पहली पेमेंट आप यहाँ करोगे एंड ऑफ ईयर 1, दूसरी पेमेंट करोगे एंड ऑफ ईयर 2, तीसरी पेमेंट करोगे एंड ऑफ ईयर 3, चौथी पेमेंट करोगे एंड ऑफ ईयर 4, और पांचवी पेमेंट आपने करनी है एंड ऑफ ईयर 5। 5 साल की आपकी लीज है, ठीक है। हर साल के एंड पे आपने पेमेंट करनी है। एनी ऑब्जेक्शन? अच्छा, अब यहाँ पे हर साल के एंड पे हाउ मच यू आर लाइबल टू पे, 60,000। यानी आपका ये फाइनेंशियल ईयर 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 60,000 plus 60,000, 120, another 60, 180, another 60, 240, and finally 300. Now what is 300? MLP, minimum lease payment, also known as future payment. अच्छा, अब यहाँ पे
we have given 216,300 fair value. Cash price is what? Fair value. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक करेंगे इसकी पीवी ऑफ एमएलपी. नाउ व्हाट इज पीवी ऑफ एमएलपी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट. फ्यूचर वैल्यू तो आपको पता है कितनी फ्यूचर वैल्यू है. अगर मैं यहाँ पे प्लस के साइन लगा दूं और इक्वल टू कर दूं तो दिस वुड बी 300,000 और वी कैन से दैट कि ये हमारे पास क्या है, एमएलपी, मिनिमम लीज पेमेंट. आप मुझे ये बताएं कि ये जो एमएलपी है आपके पास, मिनिमम लीज पेमेंट, इसमें इंटरेस्ट भी है. इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 12%. अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आप सबके पास कैलकुलेटर साइंटिफिक पर्सनल हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर फैक्टर आपको समझ में आना चाहिए. एनवीटी फैक्टर आपने पढ़ा होगा, 1 - 1 + i की पावर -n अपॉन i. ये एनवीटी फैक्टर भी आपको पता होगा, मेजोरिटी को. वहां पे काम करता है जहां पे सीरीज ऑफ पेमेंट हो, एक जैसी हो. अगर एक भी इंस्टॉलमेंट अलग हो जाएगी ना तो एनवीटी आपका काम, क्योंकि हम वन टाइम की वैल्यू को एनवीटी फैक्टर से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई. यानी हम ये कहेंगे हमारी जो इंस्टॉलमेंट है ना, जो कि 60,000 है, ऐसा ही है, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एनवीटी फैक्टर से. अब ये एनवीटी फैक्टर क्या है? एनवीटी फैक्टर यहाँ पे देखिएगा, 1 - 1 + i की पावर -n अपॉन i. ये फैक्टर जो मैंने लिखा है ना, ये फैक्टर एंडिंग वाला फैक्टर है. एंडिंग बोले तो जब आपकी पेमेंट हर साल के, हाँ ये एनवीटी तो है, एनवीटी दोनों होती है, बिगनिंग वाली भी होती है और हाँ ये मतलब एंड वाली है, हर साल के एंड पे, एरियर वाली, राइट. 1 - 1 + i की पावर -n अपॉन i. 1 रहेगा, i मतलब इंटरेस्ट का रेट, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ लीज पेमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो नंबर ऑफ लीज पेमेंट है वो 5 है, शरह सूद जो है वो 12% है. अब इसको देखिए कैलकुलेट करने का आसान. अच्छा ये मैं लिख देता हूँ, ये फैक्टर बिगनिंग वाला है या एंडिंग वाला है? एंडिंग वाला फैक्टर है. दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और देख लें, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट पीवी ऑफ एमएलपी. व्हाट पीवी ऑफ एमएलपी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट. तो ये जो पीवी ऑफ एमएलपी है, 60,000 हमारे इंस्टॉलमेंट है, मल्टीप्लाई 1 - 1.12 कर दूं, उसकी पावर -5 कर दूं, डिवाइडेड बाय 0.15 कर दूं. ये डिवाइड, हाँ सॉरी, डिवाइडेड बाय 0.12. डिवाइड सबसे आखिर में करना है. अच्छा अब एक बात देखें, जिन स्टूडेंट्स के पास राइट नाउ कैलकुलेटर है और जी वो एक काम ये कर ले, कुछ बच्चे जो है ना थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है इसकी कैलकुलेशन में, तो वो एक काम ये करें, कैलकुलेटर में हाउ टू अटेम्प्ट या हाउ टू सॉल्व, सबसे पहले आप लिखेंगे 1.12 कैलकुलेटर पे, उसके बाद आपने पावर का बटन प्रेस करना है. 1.12 लिखने के बाद पावर का बटन प्रेस करना है, -5 लिखना है, इक्वल टू का बटन प्रेस करना है. आपके कैलकुलेटर पे अमाउंट कुछ वैल्यू आ रही है, आपने उसको कहीं लिखना नहीं है. 1 - आंसर, देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में आंसर का एक बटन होता है, 1 - आंसर किया तो भी एक आंसर आ रहा है, उसी आंसर को डिवाइड कर दे डायरेक्ट 0.12 से, फिर एक आंसर आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करवा दे डायरेक्ट. आपने कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. मेमन भाई कहते हैं सर 216,087, 287, 6 के बाद पॉइंट के बाद 7 हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो. ठीक है, 216,287, वो 6 था लेकिन हमने राउंड के बाद इसको 287 किया. अच्छा अब मैं ये देख रहा हूँ ऊपर सवाल में जो वैल्यू गिवन थी ना, वो आसिफ भाई देखिए ऊपर वैल्यू थी हमारे पास 216,300, ऑलमोस्ट 100% के बराबर ही है. ये 13 रुपए का फर्क जो है ना, ये माइनर सा फर्क है, और ये भी राउंडिंग ऑफ इम्पैक्ट होता है. हमने चूंकि कहीं पर कुछ लिखा नहीं है, डायरेक्ट जो आंसर आया मल्टीप्लाई कर दिया. अगर आप फैक्टर को
पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेके राउंड कर देते तो आपका शायद 300 में भी क्रॉस कर जाता है ना। तो ये 216,287 ऑलमोस्ट इक्वल टू हम कहेंगे 216,300। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप इसको रिकॉर्ड करो 216,287, आपकी मर्जी है आप इसको रिकॉर्ड करो 216,300। बेहतर मैं इस वक्त कहूंगा 216,300। उसकी वजह, जब मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा ना, फिर वो पॉइंट में बड़े अजीब से आंसर आएंगे। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, मैंने अब तक सवाल की रिक्वायरमेंट को स्टार्ट नहीं किया है। मैंने आपके सामने मैंने कहा था कुछ मैं डायग्राम के थ्रू, मैपिंग के थ्रू, मैं टाइम लाइन के थ्रू पहले आपको समझा रहा हूँ। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब आप देखिए वो जो पॉइंट में वहां पे कह रहा था, मुझे 2 पॉइंट यहाँ नजर आ रहे हैं। नंबर 1, मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ बिलोंग टू लेसी। नंबर 2, ऑलमोस्ट पीवी ऑफ एमएलपी इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। 216,287 इक्वल टू ऑलमोस्ट 216,300। बाकी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी नहीं होगी सवाल कुछ नहीं कहता। बारगेन परचेज ऑप्शन का यहाँ कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है, क्योंकि 5 साल की लाइफ 5 साल की लीज पे आपने लिया हुआ है। अच्छा, इसमें बाकी लेसी कैन यूज द एसेट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन तो है, क्योंकि 5 साल पे ये कैपिटलाइज कर रहा है, तो कॉमन सेंस है कि इसने डे 1 से इसको यूज करना शुरू कर दिया। अब इधर आ जाए, इस सवाल की 2 रिक्वायरमेंट पैरेलल लेके चलूंगा, रिक्वायरमेंट नंबर 1 और 2। इधर देखिएगा, रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमने क्या बनाना है, लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अच्छा, ये डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से शेड्यूल बनाते हैं। बात एक ही है, आप में से बहुत सारे माशाल्लाह एमबीए क्वालिफाइड हैं और ये चीज़ तो बहुत पढ़ाई जाती है वहाँ पे, इस टाइप की चीज़ें, एमोर्टाइजेशन टेबल वगैरह और इस टाइप की चीज़ें, वहाँ आप लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर और बॉन्ड्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें पढ़ते। तो हर टीचर का अपना एक अंदाज होता है, सबका सही होता है, तो मैं शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे तो मैं इसको इस तरीके से बना रहा होता हूँ। समटाइम मैं डेट वाइज चल रहा होता हूँ, समटाइम मैं ईयर लिख देता हूँ। लैपटॉप मसला कर रहा है यार। मैंने यहाँ पे फिलहाल ईयर का एक कॉलम बना दिया, नंबर 1। दूसरा कॉलम मैंने यहाँ बनाया प्रिंसिपल। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलमेंट। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे दोबारा लिखूंगा प्रिंसिपल। फिर तिबारा लिखूंगा। ये 3 जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का बिगिनिंग, ये एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये प्रिंसिपल का एंडिंग। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 12%। ओके, दूसरी बात, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि मैं कितनी चीजें पैरेलल लेके चलूंगा, 2। एक तो मैंने यहाँ टेबल बनाना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरा मैं जर्नल एंट्रीज सामने रखूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो फर्दर इसमें क्लियर होगा। आप जरा गौर से सुनिएगा। हैप्पी न्यू ईयर Jan 1, 2009, साल का पहला दिन, सूरज तुलू हुआ Jan 1, 2009। आपने एसेट परचेज किया लीज पे, आप लेसी है, ठीक है। आपने अपनी बुक में एसेट को डेबिट करना है, 3 लाख रुपए आपने देने हैं, 2,16,300 रुपए उसकी फेयर वैल्यू भी है और ऑलमोस्ट पीवी ऑफ एमएलबी भी है। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, आज की फेयर वैल्यू क्या है, 2,16,300। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट।
ये टाइटल है, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। 216,300 216,300 राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। 216,300 216,300। अब यहां पे जरा देखिएगा, मैंने अपना टेबल स्टार्ट किया 2009 साल का पहला दिन, हैप्पी न्यू ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। प्रिंसिपल लाइबिलिटी बोल रहा हूँ, कितने से रिकॉर्ड किए? 216,300 राइट। क्या पहले दिन मैंने कुछ पैसे दिए? 1 रुपया भी नहीं दिया। मुझे पहली पेमेंट, सवाल कह रहा है फर्स्ट पेमेंट ड्यू ऑन December 31st 2009, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 2009 साल का आखिरी सूरज भी तुलू हो चुका है, और आज आपको पहली इंस्टॉलमेंट देनी है 60,000 की। एम आई राइट? 60,000 की इंस्टॉलमेंट जब आप पे करेंगे, उसमें 2 चीजें होंगी, कुछ एलिमेंट इंटरेस्ट का होगा और कुछ एलिमेंट प्रिंसिपल का होगा। 2,16,300 पे 12% लगाए जरा। 2,16,25,956। अब जरा पॉइंट टू बी नोटेड, ये 2,16,300 का 12% हुआ 25,956। अगर 60,000 रुपए की पेमेंट पे 25,956 रुपए का इंटरेस्ट है, तो कैन यू टेल मी द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल? 340,44 60,000 माइनस इंटरेस्ट। अब रुक जाए जरा, बार बार मैं कह रहा हूं, मैं 2 चीजें पैरेलल लेके चल रहा हूं। ये मैंने यहां जैसे ही लिखा ना, डबल एंट्री मेरी बन गई। लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। लीज लाइबिलिटी डेबिट 60,000 से नहीं होगी। अगर मैं 5 मरतबा खुदा ना खास्ता लीज लाइबिलिटी को 60,000 से डेबिट कर दूंगा, तो मेरी लाइबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं है उतनी। मैंने 3 लाख थोड़ी रिकॉर्ड की है, लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड की है, तो 5 साल में एडजस्ट भी कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो 3 अमाउंट मुझे नजर आ रही है, मैं यहाँ पे दिसंबर की 31 तारीख 2009 और यहाँ पे एक डबल एंट्री बनाऊंगा, लीज लाइबिलिटी डेबिट। लाइबिलिटी whenever decreases always been debited 34044 नंबर 1। ये जो मैंने लीज की अमाउंट पे की है 60,000 रुपए, इसमें प्रिंसिपल एडजस्ट हुआ है 34044, बाकी 25,956 का क्या डेबिट होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 3525, ओके 25,956। कैश क्रेडिट भी कर सकते हो, बैंक को भी क्रेडिट कर सकते हो। नॉर्मली बिजनेस में हम बैंक यूज कर रहे होते हैं, अब आपकी मर्जी है, कैश भी लिखोगे। बोले नहीं करते, नहीं करते। अगर आपको सुन तो ले, मैं आपका सवाल समझ गया। जब मैंने IAS 16 पढ़ाया था, उस वक्त मैंने बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया था कि IAS 16 कहता है इंटरेस्ट की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट और इंटरेस्ट की कॉस्ट कैपिटलाइज। इवन मेरे हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने कॉस्ट कैलकुलेट की है 4.3 मिलियन, वन ऑफ द फैक्टर उसमें इंटरेस्ट है। IAS 16 का हैंडआउट, उसको इग्नोर किया। मेरे हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 3
1,00,000 रुपए की पेमेंट करनी है, जबकि एसेट 90,909 का था। उस पर बड़ी डिबेट हुई थी, राणा साहब बड़े परेशान हो रहे थे, तो मैंने बड़ा डिटेल उसको डिस्कस किया था। अब यहाँ पे अब्दुल बसीर भाई, आपका पॉइंट उस वक्त वैलिड है अगर आप ये बात करें सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट की। पहली बात है, इंटरेस्ट की कॉस्ट कैपिटलाइज सिर्फ एक एसेट पे होती है, और क्वालिफाइंग एसेट हर एसेट नहीं होता, बहुत रेयर वो एसेट जिसको आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपको टाइम लगेगा, और उस टाइम पीरियड के लिए जो आपने डायरेक्टली रिलेट करता हुआ लोन लिया है उसी टाइम पीरियड में यूज हो रहा है, उसकी बोरोइंग कॉस्ट जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होती है बस। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर एक जब आईएएस पढ़ाता हूं तो मैं बता देता हूं कि ये आईएएस यहाँ पे ये कहता है लेकिन एक्सेप्ट दिस, जैसे आईएएस 16 तो ये भी कहता है। अभी हमारे मेमन भाई ने कहा कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसकी डेफिनेशन है टेंजिबल एसेट, आगे वो कहता है कि यूज इन प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल टू अदर भी है, लेकिन वहां दो एसेट ऐसे जो रेंटल टू अदर में आईएएस 16 से भी निकल जाते, लैंड और बिल्डिंग, वहां पे एक क्लॉज है एक्सेप्ट लैंड और बिल्डिंग। फिर इसी तरह जहां पे आईएएस कहता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस शुड नॉट बी कैपिटलाइज, वहां पे आईएएस क्या लिखता है, अनलेस एंड अनटिल एसेट क्या नहीं हो, क्वालिफाइंग एसेट ना हो। अगर क्वालिफाइंग एसेट है उसकी डायरेक्टली रिलेटेड इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या होती है, कैपिटलाइज। जी अब्दुल बसीर भाई क्लियर हो गया। और ये जो एसेट है ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, रेडी फॉर यूज है, लेसी कैन यूज द एसेट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। दूसरी बात, यहाँ पे हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर रहे, मैं डेप्री है एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। मैं एसेट को अगली एंट्री में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, और मैं डेप्रिसिएशन 3 लाख पे कर ही नहीं सकता। मैंने एसेट को डेबिट कितने में किया है, 2,300, मैं उसको डिवाइड करूंगा 5 से तो मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा। मींस हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते हैं, ना कर रहे हैं, सिर्फ बोरोइंग कॉस्ट वहां कैपिटलाइज होती है जहाँ कौन सा एसेट हो, वो एक एक्सेप्शनल केस है। देखिए एक्सेप्शनल कंडीशन तो सब जगह होती है, हर कानून में होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हर जगह होती है, यार मैं कल एक जगह, वो अक्सर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, मेरे एक दोस्त बेचारे मदीने वाले जो जिनका सर्टिफिकेट का मसला है, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बड़े टाइम से उनका मैं केस देख रहा हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, आरटी में गया, उनके साथ बड़े मसले मसाइल बेचारों के आ रहे हैं। उनकी डिग्री निकलवानी है, 2001 में मैट्रिक है उनका, 2003 में उनका इंटर है, 3 या 4 में, उसके बाद 2007-8 में डिप्लोमा वो किया है बीटेक इंडस्ट्री। कल मैं तो वहाँ मुझे मेरा नंबर दिया गया, वो मदीने में होते, मैं उनकी डिग्री के प्रोसेस को देख रहा हूँ निकलवाने के। अब हुआ ये कि उनके वालिद साहब का नाम है सैयद मोहम्मद एजाज नईमी। अब एजाज EJAZ भी होता है, और AEJZ मतलब ए एक्स्ट्रा लगता है, और उसमें नईमी के अंदर NAEEMI भी होता है और NAIMI भी होता है। अब मसला ये आ गया कि उनके इंटर और मैट्रिक, हालांकि दोनों सिंध बोर्ड से SPT बराबर में जो है, आपने देखा हो शायद, हाँ टेक्निकल बोर्ड, जी बिल्कुल यहाँ, तो उनके दोनों सर्टिफिकेट जो है ना, एक पे नईमी अलग है, दूसरे पे नईमी अलग है। अब हमने तो सारा प्रोसेस कंप्लीट करके इंडस में जमा करवा दिया, सब कुछ सारी फीस जमा करवा दी, डिग्री प्रोसेस में फाइनल। परसों मुझे कॉल आती है सैयद अब्दुल रहमान, मैंने कहा जी, हालांकि मैं नहीं, लेकिन उनका केस देख रहा हूँ। उन्होंने कहा आपकी ये नाम वालिद साहब के नाम में स्पेलिंग का मसला है, जो सही है आप उसको सही करवा के लाओ, फिर आपकी डिग्री इशू होगी। मैं चला गया कल सिंध बोर्ड, मैं सुबह ही आया था क्लास लेने, मैं वहां गया, उन्होंने बोला भाई ये तो 5 साल तक का कानून है, 5 साल के बाद नाम चेंज नहीं होता, ये 2001 और 2003 का केस है, ये तो 15 साल हो गए, मोर देन 15 ईयर्स हो गए, ये तो नहीं हो सकता, 20 साल हो गए। फिर उन्होंने कहा कि एक हल है, मतलब पहले तो मना कर दिया, फिर कहते हैं कि वो एक्सेप्शनल कंडीशन ये, मुझे तो केस भी बोला यहाँ रखे हुए आप देख लें, आपको कोर्ट जाना होगा, वकील हायर करना होगा, और वहां से कोर्ट आपको लिख के देगी कि आप चेंज करवा सकते, फिर हम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। और ये तरीका होता है, उन्होंने दिखाया मुझे केस रखे हुए होते उनके पास, वहां से कोर्ट से आपको वो लिख के मिल जाएगा कि ठीक है आप नाम चेंज कराओ, फिर आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है कि भाई मैं ये नाम चेंज करवा रहा हूँ अपना डिग्री में, और फिर वो प्रोसेस होगा। तो अब देखिए, हल तो एक्सेप्शनल केसेस तो सब जगह होते हैं, तो यहाँ पर भी जो क्वालिफाइंग एसेट वाला है वो केस क्या है, एक्सेप्शनल केस है। बहरहाल उसका हल मैंने ये निकाला, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस था। मैं फिर कल मैंने वहाँ इंडस कॉल की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा अच्छा आप आ जाइएगा, आज मुझे बुलाया था सुबह, हम बात करेंगे, आपको ले जाएंगे चांसलर के पास। मैं सुबह गया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनसे मतलब बात हो गई है,
एग्री कर गए कि जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है हम उस पर इंशाल्लाह इशू कर देंगे। हालांकि वो थोड़ा सा स्पेलिंग का इशू है, लेकिन हमने कहा चले आप कम से कम इशू तो करें ताकि हमें फर्दर आगे मसला मतलब अल्लाह करे ना आए कोई। तो बहरहाल बात ये कि कहीं ना कहीं हल होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सम टाइम कंडीशन होती है, हमें उस कंडीशन को देखना पड़ता है। बहरहाल यहाँ तो हम एसिड को कैपिटलाइज करेंगे और कैपिटलाइज जो करेंगे वो हम किस पे करेंगे, 5 साल पे 216300। तीसरी डबल एंट्री बनेगी सेम ईयर एंड पे, और अब जो डबल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी बताएं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से जरा डिवाइड कर दे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 43 ऑलमोस्ट। हम उसको पीवी ऑफ एमएलपी के लेके चलते हैं, ठीक है, पीवी ऑफ एमएलपी अगले सवाल में आएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, 2,16,300 की लाइब्रेरी रिकॉर्ड की थी, 2,16,300 में से 34,044 रुपए की लाइब्रेरी एडजस्ट हो गई, एंडिंग बैलेंस बता दें। 2,16,300 में से माइनस करें 34,044, 182,256। किसी भी साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या 2016 के 2010 के शुरू में आपकी लाइबिलिटी 182,256 होगी। फिर आपका एक अगला साल शुरू हुआ, देखते ही देखते जैन फेब मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 2010 की आखिरी तारीख आ गई, और आज फिर आपके ऊपर एक अमाउंट ड्यू है 60,000। अब इंटरेस्ट कम हो जाएगा, अब इंटरेस्ट हो रहा है 2171। चले वो राउंडिंग इम्पैक्ट है, मसला नहीं है, 70-71 वो पॉइंट के बाद आप कर रहे हैं, मसला नहीं है। 60,000 में से 21,871 माइनस करें। अच्छा, मैंने एक बात आप लोगों से कही थी कि मैं समझाने के लिए 2 साल की जर्नल एंट्री बनाऊंगा, सेकेंड ईयर सेम ट्रांजेक्शन बनेगी। ये दो कौन कौन सी दो ट्रांजेक्शन, एक एंट्री बनेगी लीज लाइबिलिटी डेबिट प्लस क्या डेबिट होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और बैंक क्रेडिट। अब ये बताएं 60,000 से बैंक क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी कितना एडजस्ट हुआ है इस दफा 38,129, और इंटरेस्ट कितना गया 21। ओके, अच्छा प्लीज आसिफ आसिफ प्लीज थोड़ा सा, एनीथिंग एल्स मेमन भाई, डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर सिराते मुस्तकी में 5 साल की लाइफ पे सेम अमाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये मैंने 2 साल की ट्रांजेक्शन बना दी। अगर आप 5 साल पे भी जाओगे ना, अभी मैं टेबल कंप्लीट कर रहा हूँ, तो 5 साल की पेमेंट की एंट्री तो आपको कहाँ से मिल जाएगी, एमोटाइजेशन शेड्यूल से, और 5 साल का डेप्रिसिएशन सेम होगा, तो नो नीड टू टेक एनी टेंशन। अब आ जाए जरा टेबल को कंप्लीट करते हैं। 182,256 में से कितनी लाइबिलिटी फर्दर एडजस्ट हो गई, 38,129 माइनस करें 144,127। ओके, किसी भी साल का क्लोजिंग अगले साल का 144,127, 2011 का ओपनिंग, देखते ही देखते दिसंबर 2011 आया, हमें 60,000 रुपए फिर देने। अब आपको 144,127 पे कितना इंटरेस्ट देना है,
17,295। ओके, अब अगर 60,000 रुपए में 17,295 रुपए की इंटरेस्ट है अमाउंट, तो बाकी प्रिंसिपल होगा हाउ मच? 705। 42705 144 127 माइनस 42705 131 131। तो फिर क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अब मैं थर्ड ईयर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर बनानी होगी तो वही लीज लायबिलिटी डेबिट 42705, इंटरेस्ट डेबिट 17295, बैंक क्रेडिट 60,000, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट 43260। किसी भी साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होगा 101,422। जी इस पे लगाएं जरा 12%। 12171। अब जरा माइनस करके लें अमाउंट। 829। वो फिर अगर एंट्री बनानी है तो इससे बन जाएगी, नो इशू। 101,422 माइनस 47829। अच्छा, अब जरा सब लोग स्टॉप राइटिंग भी कर दे, कोई लिख रहा है तो 53593। ओके ठीक है, यानी 3 आ रहा है ना, आप 2 में से वो माइनस कर रहे, मतलब 101,422 माइनस 47829 कितना आया? 53 आप, वो मैं बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ, मैंने इसीलिए तो कहा है अभी कुछ बातें सिखानी है। आप लोग ना कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर ले, 101,422 लिखे, 101,422 माइनस 47829 829 सही हो गया। अच्छा, अब एक बात सुने, अब अगर कोई लिख रहा है काइंडली स्टॉप राइटिंग कर दे और स्टॉप कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं करे अभी। पहली बात तो ये कि शुरू की 4 इंस्टॉलमेंट जो मैंने यहाँ शो की, उन 4 इंस्टॉलमेंट पे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, पहले हम, फिर हम डिफरेंस से क्या एडजस्ट कर रहे थे? प्रिंसिपल। 60,000 की पेमेंट पे, लेट मी कंप्लीट प्लीज। 60,000 की पेमेंट पे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? पहला स्टेप ये होता था, और सेकंड स्टेप क्या होता था? कैसे करते थे? 60,000 माइनस दिस इक्वल टू दिस। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे लाते थे? ये जो हमारे पास लाइबिलिटी आती थी, फॉर एग्जांपल 53593, इस पे शरह सूद जो 12% ही अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे अब्दुल बसीर भाई ने शायद कैलकुलेशन कर ली थी, एंड ही सेड के सर अब ये परसेंटेज पे हमारा वेरीफाई नहीं होगा, और ही इज एब्सोल्युटली राइट। असल में अगर आप टेबल बनाए ना, आखिरी साल का जो टेबल होगा, अगर आप पूरे कंप्लीट ईयर्स पे जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट है जैसे यहाँ रिक्वायरमेंट थी, तो लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ राउंडिंग इम्पैक्ट्स आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमने जब कैलकुलेशन की थी ना पीवी ऑफ एमएल की, तो वो आंसर था 216287, और हमने राउंड इम्पैक्ट लिया 216300। 13 रुपए का फर्क था, और वो 13 रुपए का फर्क बढ़ते बढ़ते 24-25 रुपए में चला जाता है। और यहाँ मुझे पता है एग्जैक्टली, पता नहीं कितनी मरतबा ये लाइव पे सवाल मैंने सॉल्व करवाया, 24 रुपए का फर्क आता है। अगर आप डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालोगे ना इसके ऊपर, तो शायद 6407, जबकि एडजस्ट होना चाहिए 6431। 6,407 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। अब मैं चलें, अगर उसी ट्रैक पे चलता हूं समझाने के लिए,
और मैं यहाँ समझाने के लिए आपको सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मार्कर चेंज करता हूँ। रेड मार्कर से ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ब्लू मार्कर का इंतखाब करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ मुझे मिटाना पड़ेगा। अगर मैंने डायरेक्ट ये जो अमाउंट थी, ये जो मेरे पास अमाउंट थी 53593, तो ये 53593 पे अभी यहाँ किसी ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, अब्दुल बसीर भाई ने भी किया, तो इन्होंने कहा कि सर आंसर आ रहा है 6407, यही आ रहा है। अब अगर मैं 60,000 में से 6407 माइनस करता हूं ना, तो ये मेरी पूरी लाइबिलिटी एडजस्ट नहीं हो रही। जरा 60,000 में से 6407 माइनस करें आप। अच्छा, वो आप लोगों ने ये डिफरेंस निकाला है, 6431 आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है 6431, 6407 नहीं आ रहा है, 6431। अब 60,000 में से ये माइनस करो तो ये कितना आता है, 569। अब देखिए अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता तो मेरी यहाँ लाइबिलिटी 24 रुपए की बच जाएगी। क्या 5 साल के बाद इज देयर एनी लाइबिलिटी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। आफ्टर 5 ईयर देयर वुड बी नो लाइबिलिटी। अब ये जीरो हो जाना चाहिए। अब ये 24 रुपए का फर्क कहां से आ गया मेरे भाई? ये 24 रुपए तो बहुत इनमटीरियल है। एग्जाम सोल्यूशन में आप देखेंगे बाद दफा 500-600 के फर्क को भी इग्नोर किया गया है, तो ये बहुत इनमटीरियल का फर्क है। और यहाँ अब आपने क्या करना है, अब मैंने कहा था जो कुछ लिख रहा हूँ ब्लू मार्कर से वो सब मिटा दूंगा, ये सब मैंने मिटा दिया। ब्लू मार्कर से जो कुछ लिखा था वो सब मिटा दिया। और मैंने ये कहा कि हमने अब तक जितनी पेमेंट की उन तमाम पेमेंट पे हमारी पहली एडजस्टमेंट ये होती थी, मैंने 1-2 लिखा है, कि हम किसको कैलकुलेट करते थे, इंटरेस्ट को, और फिर प्रिंसिपल में से माइनस करके क्या ले आते थे, और टोटल में इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करके कितना प्रिंसिपल एडजस्ट करना है वो वैल्यू निकाल लेते थे। अब यहाँ पे ऐसा करेंगे तो हमारा आखिर में कुछ अमाउंट या तो बच जाएगा या खुदा ना खास्ता नेगेटिव में चला जाएगा। तो अब आप क्या करें, अब उसका सिंपल हल ये होता है कि आप अब अपना जो प्रोसेस है उसको रिवर्स कर दें। यानी आपने शुरू की 4 इंस्टॉलमेंट पे 2 चीजें होती है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। पहले किसको कैलकुलेट किया था? अब इस मरतबा इंटरेस्ट को पहले कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो अमाउंट ये है ना 53593 उसको आपने यहाँ रखना है, क्योंकि 53 माइनस 593 सॉरी 53593 माइनस 53593 वुड बी, तो ये आ रहा है 6407। एज अ रिजल्ट आपका 24 रुपए का फर्क आया। 6431 के बजाय 6407 रुपए का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ। कोई बहुत बड़ा इशू, और ये हकीकत में सही है, क्योंकि अगर आप इसको चेक करें, हमने एसेट को अपनी बुक में डेबिट कितने से किया था, 216। अब आप इन सबको प्लस करें ना तो ये आंसर होगा 216300। इन सबको प्लस करें तो कितना होगा, 3 लाख रुपए। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो आपका इंस्टॉलमेंट है उसमें कितनी चीजें शामिल होती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो आप जो 3 लाख रुपए पे कर रहे हैं 5 साल में, तो क्या वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल है? उसके अंदर 2 एलिमेंट है, नंबर 1 इज इंटरेस्ट एंड नंबर 2 इज प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल आपको पता है 2,16,300 है, तो इसका मतलब है तकरीबन 83,700 होना चाहिए, 83,000। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप ये सारे इंटरेस्ट प्लस करके देख लो, अल्टीमेटली योर आंसर वुड बी 83,700। चेक कर लेना, इन सारे इंटरेस्ट को प्लस करो, दिस वुड बी 83,700। और प्रिंसिपल जो है वो आपका 2,16,300। अच्छा, अब हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो एडजस्ट हो जाएगा पूरा। चेक किया आपने कितना आ रहा है? इज दैट क्लियर? ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमने रिक्वायरमेंट ए भी सॉल्व कर दी और हमने रिक्वायरमेंट बी भी सॉल्व कर दी।
बल्कि बी को हमने 1 साल बढ़ा दिया। रिक्वायरमेंट नंबर सी में क्या था, 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ। अब अभी देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो बड़ा आसान, बहुत सिंपल है। वहां पे लिखा होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक ही बात है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास पहला ईयर जो है वो 2009 है। वैसे बेहतर होता है कि पहले आप जो है ना, अगर 2 साल की बना रहे तो करंट ईयर दिखाएं, 2010 और ये 2009। एक तो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दूसरा बताएं क्या जाएगा, बस एक्सट्रैक्ट बनाने भाई, कंप्लीट तो बना ही नहीं सकते मेरे भाई, मेरे स्टाइल बैलेंस। डेप्रिसिएशन आएगा 43260 43260। इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पे आपके पास, अब आप ये देखिए टेबल में 25956 और 2009 21,871। अगर 5 साल की भी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी पड़ जाए तो आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम है। स्टेट आपका डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, इंटरेस्ट कहां से उठा लोगे, टेबल से। अब आ जाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इधर जरा देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आपको मे भी शायद प्रॉब्लम करे। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो एसेट, और एसेट में हम दिखाएंगे नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट में हम दिखाएंगे राइट ऑफ यूज एसेट। उसका नाम क्या रखा था हमने, राइट ऑफ यूज एसेट। क्या वैल्यू थी जिसपे हमने डेबिट किया था, 216। कॉस्ट तो सेम रहेगी दोनों साल, इसमें से क्या माइनस करेंगे, पहले साल आपका 43, 2 साल में जरा एक्यूमुलेट करें उसको, डबल 4 श्योर 84, जरा माइनस करके इसकी कैरिंग वैल्यू बता दें। 129 पहले साल, 176,040 173 था, ओके 173,040। सेकेंड ईयर 129,7। ठीक है, अब आप आ जाए, अब इसका सबसे क्रूशियल पॉइंट आ रहा है लायबिलिटी का। असल में लायबिलिटी जो है ना थोड़ी सी टेक्निकल है, इसमें ज्यादा असल में नहीं। इधर देखें, पहले साल आपने पहले दिन लायबिलिटी 216,300 से क्रेडिट की, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 216,300। पहले साल के एंड पे आपने जब पेमेंट की तो आपने लीज लायबिलिटी को 34044 से डेबिट किया। अगर मैं ये कहूं मेरे पहले साल के एंड पे जो टोटल लायबिलिटी है वो 182,256, एम आई राइट? ये टोटल लायबिलिटी कह रहा हूं, टोटल पहले साल के एंड पे टोटल जी, ठीक है, पेमेंट सब कुछ एडजस्ट होने के बाद। दूसरी बात ये जो है ना, दिस इज करंट लायबिलिटी, ठीक है, इसमें से ये कल पे अगले साल पे हो जाएगा।
और दिस इज नॉन करंट लायबिलिटी। अब अगर आप देखें, मैं इसमें दिस इज टीएल, दिस इज सीएल एंड दिस इज एनसीएल। टोटल लायबिलिटी पहले साल के एंड पे, करंट लायबिलिटी पहले साल के एंड पे, नॉन करंट लायबिलिटी पहले साल के एंड पे। मींस this plus this equal to this. What is this? Total liability. This is to be adjusted in next year current. और ये जो है ना, इन तीनों का सम है। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं कि अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं, इन तीनों का जो आंसर है दिस वुड बी यस 144,127। इसका मतलब ये है इसमें से जो अमाउंट है ये 4 साल में एडजस्ट होगी, इसमें से ये वाली अमाउंट अगले साल एडजस्ट होगी। तो पहले ईयर पे ये करंट लायबिलिटी जाएगी और ये अल्टीमेटली टोटल लायबिलिटी खुद ब खुद कितनी जाएगी। लेकिन जब मैं अगले साल की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये 42705 पे इसे टू बी क्लासिफाइड एज करंट एंड 101,422 नॉन करंट। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, even second last year में there would be no non-current liability. Second last year there would be no non-current liability, only current. Last year there would be no liability. सब कुछ करने के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, पांचों पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। तो इस टाइप की सिचुएशन पे, क्योंकि एक दफा ऐसा भी हुआ है, वो भी सवाल मैं आपको करवाऊंगा कि एग्जामिनर ने एक एसेट 5 साल की लाइफ में दिया और उसने कहा कि 5 साल की इनकम स्टेटमेंट और 5 साल की बैलेंस शीट बना दे। बस 10 नंबर का सवाल पेपर में आया, कुछ भी नहीं बोला, बोला खाली 5 साल की क्या बना दे, इनकम स्टेटमेंट और 5 साल की बैलेंस शीट। अल्टीमेटली आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? 5 साल का डेट मांगा नहीं है उसने, उसके बगैर 5 साल का इंटरेस्ट बता सकते हो? नहीं बता सकते। उसके बगैर 5 साल की ये लायबिलिटी की कैलकुलेशन दे सकते हो? और उस बैलेंस शीट पे 5वें साल कोई लायबिलिटी, चौथे साल सिर्फ कौन सी लायबिलिटी जाएगी? करंट। तीसरे साल तक दोनों जाएगी, डेप्रिसिएशन वहां सेम आएगा। 30 मिलियन का वो एसेट है, मुझे याद है। 5 साल की लाइफ में हर साल 6 मिलियन का उसने क्या रिकॉर्ड किया है बैलेंस शीट पे? उसने हर साल 6 मिलियन कम करता गया, 5 साल के बाद एसेट उसका क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपका एमोर्टाइजेशन शेड्यूल है। यहाँ पे पूरी कहानी आपके सामने आ जाती है और उसके बाद आप जब जर्नल एंट्रीज बनाए तो फर्दर आपको फ्लो में चीजें नजर आती हैं। हाँ यार इम्पैक्ट ऐसे जा रहा है। फिर जब इसके एक्सट्रैक्ट बनाने की बात है तो अब एक्सट्रैक्ट में जो फाइनल इम्पैक्ट है ना वो है लायबिलिटी का पोर्शन। और लायबिलिटी को हम यहाँ पे कितने हिस्सों में देखेंगे? 2। नंबर 1 इज नॉन करंट एंड नंबर 2 इज करंट। तो लायबिलिटीज में जो पहले आती है नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज में जो लीज लायबिलिटी हम शो करेंगे वो आपके पास जाएगी पहले साल। कैन यू टेल मी पहले साल कितनी लीज लायबिलिटी जाएगी? नॉन करंट में लिखा हुआ है मैंने। वेरी गुड मेमन भाई, पहले साल नॉन करंट लायबिलिटी पहले साल 144,127। एनी ऑब्जेक्शन? क्या कोई बता सकता है दूसरे साल कितनी नॉन करंट है? 144,127। सेकेंड ईयर कितनी नॉन करंट है? 101,422। अच्छा अब इसमें कौन सी लायबिलिटी शो करेंगे? और करंट लायबिलिटीज में लीज लायबिलिटी। वैसे लिखते हैं इसको करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। अब इतना स्पेस नहीं है, हम करंट लायबिलिटी की हेडिंग डाल लेना, बात खत्म हो जाती है। लोग लिखते हैं करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। अब हमने जब करंट लायबिलिटी की हेडिंग डाल दी तो अल्टीमेटली हम ये कह रहे हैं कि ये हम करंट लायबिलिटी शो कर रहे। कितनी लायबिलिटी करंट पे जाएगी? पहले साल आपकी लायबिलिटी करंट पे शो हो जाएगी 38, और दूसरे साल 38,125 यहाँ पे पहला साल। व्हाट अबाउट सेकेंड? 42। ओके
इज दैट क्लियर? तो ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में जाके डिस्कस करें, क्योंकि सवाल में हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 साल की अकाउंटिंग थी। हमने यहाँ पे 2 साल की अकाउंटिंग को फोकस करके फर्दर आगे के रिजल्ट कैसे जाते उसको भी देख लिया। और इस सवाल में जो मेन पॉइंट था वो ये था कि हमारी जो पेमेंट हो रही थी वो हर साल के एंड पे हो रही थी। राइट नाउ वी हैव अराउंड हाफ एन आवर। तो मैं एक और सवाल पे जा रहा हूँ। इस सवाल पे टाइम ज्यादा लगा है, उसकी वजह ये कि ये इस टॉपिक का पहला सवाल था, और दूसरी बात ये कि मैंने कोशिश की है आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्ड हो। ठीक है जी बेमन भाई बोले, क्या कह रहे हैं आप? मेजर बेनिफिट नहीं, एक तो था मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टाइप बिलोंग टू लेसी, मतलब 10 साल की लीज है तो 8 साल उसके पास हो। हाँ, तो 2 साल के बाद उसकी वैल्यू देखी जाएगी, उस वैल्यू के हिसाब से आप उसको अपने पास, उसकी आज फेयर वैल्यू क्या है नंबर 1, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी? होगी। उस वैल्यू के हिसाब से आगे लीज पे दोगे और उसकी फिर पीवी में भी निकलेगी, इसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगा। फिर उसकी इकोनॉमिक लाइफ रिमेनिंग लाइफ बन जाती है मेरे भाई। हाँ, फिर 2 साल इकोनॉमिक लाइफ है। ठीक है, देखिए बेहतर तो यही है, क्योंकि पहले जब हम IAS 17 पढ़ाते थे ना तो उस वक्त ये टर्म नहीं थी। उस वक्त हम लिखते थे एसेट अंडर फाइनेंस लीज डेबिट, लायबिलिटी अंडर फाइनेंस लीज क्रेडिट। इवन जब मैं पढ़ के आया आज से 10-12 साल पहले मैंने यहाँ पढ़ा ये, मैंने तो यहाँ पे तकरीबन बल्कि अब 13-14 साल हो गए होंगे। जब मैंने पढ़ा था तो IAS 17 होता था, हमें तो टीचर ने यही पढ़ाया था, एसेट अंडर फाइनेंस लीज डेबिट, लायबिलिटी अंडर फाइनेंस लीज क्रेडिट। और हमने यहाँ पढ़ाया भी शुरू में, मैंने 8-10 साल तकरीबन 8 साल तो यही पढ़ाया है IAS 17। लेकिन अब चूंकि IAS चेंज हुआ है तो अब जो बुक्स में इवन आप ACC F7 देखो, वहां पर भी जो टाइटल वो लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, राइट ऑफ यूज एसेट। अगर आप एसेट का नाम भी लिख दोगे इतना बड़ा कोई इशू। हाँ, डिस्क्लोजर तो वैसे भी जाएगा। देखिए इसके तो डिस्क्लोजर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, फीस के डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा होते हैं। उसका तो पूरा पूरा अमाउंट टेबल, कितना पे कर दिया, कितना पे नहीं करा, कितना आने वाले साल में होगा, कितना उसके बाद वाले सालों में होगा। फीस के डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा है। लेकिन उसका आपने डिस्क्लोजर तो देना है। क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी आपको इंटरेस्ट लग रहा है ना। हाँ, तो जाहिर सी बात है, असल में वो तो देखिए वो डिपेंड करता है कि कंपनी यूज कर रही है। वो तो आप मतलब वन में जाके सोच रहे हैं कि आपको इंटरनल बेनिफिट उससे मिल जाए। वो डिस्क्लोजर में तो कहीं ना कहीं इस चीज को, अगर जो डिसीजन मेकर है सामने जो रिपोर्ट देख रहा है वो तो देखेगा ना कि डिस्क्लोजर में बताया गया कि हमारे पास इतने राइट ऑफ यूज एसेट मौजूद है और उसको इतना कैपिटलाइज कर चुके हैं, उसको हम इतना जो है ना फर्दर आने वाले साल। इवन भाई ऑडिटर जब आते हैं ना, अगर आपके पास इस टाइप के एसेट्स होते तो ऑडिटर आपको बोलेगा आप एग्रीमेंट दिखाओ। इवन वो बैलेंस कंफर्मेशन भी कर रहा होता है, बिल्कुल शेड्यूल बने हुए होते हैं। मैंने खुद काम किया है और 3.5-4 साल जब मैं रहा, मैंने खुद एक गाड़ी कंपनी को लीज पे निकलवा के दी थी, फॉरेक्स लीजिंग से गालिबन। और 2008 में मैंने ज्वाइन किया था ऑफिस, 2008 में ही गाड़ी निकलवाई थी 3 साल की लीज पे, 9-10-11 2011 में वो हमारी ऑनरशिप पे भी आ गई थी। उस वक्त में था, मैंने 3.5 साल काम किया वहां। तो इन बिटवीन ये गाड़ी मैंने निकलवाई थी, 36 इंस्टॉलमेंट हमने उसको। और मुझे अच्छी तरह याद है वो बंदा आया था, मैंने उसको 36 चेक वन शॉट दिए थे, लेकिन वो चेक क्या थे, पोस्ट डेटेड, वो किसी काम के ही नहीं थे। तो जब तक डेट नहीं आती वो क्लियर नहीं होते, तो हमने 36 पोस्ट डेटेड चेक बना के दे दिए थे। और हर महीने मैं देखता था बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो अमाउंट जो है ना क्या होती थी,
डिडक्ट होती थी, क्योंकि हर महीने में वो 10 तारीख के गालिबन हमने दिए थे, जो भी था वो कट ऑफ डेट या आगे पीछे जाके वो जब क्लियरिंग पे जाता था तो हमारे स्टेटमेंट से क्या हो जाता था, माइनस। जैसे हमें पता चलता था हम अपनी बुक में लाइबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, और वैसे भी जो रिकंसिलेशन होती है उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं इस टाइप के इश्यूज तो आपके सामने आ ही जाते हैं। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं भी किया, बैंक ने पे कर दिया है बिकॉज कि आपने ऑलरेडी, तो देखिए ये इस टाइप की चीजें, और उस पर और भी मसले होते हैं। बाद दफा ये भी होता है, काइबर चल रहा है, वो कहता है अगर काइबर बहुत शूट करेगा तो हम आगे जाके रेट को फ्लक्चुएट भी करेंगे। बाद दफा ये भी क्लॉज एग्रीमेंट में शामिल होता है। हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ था, एक गाड़ी पे 3-4 गाड़ियां थी हमारे पास ऐसे, एक तो मैं कह रहा हूँ मैंने निकलवा के दी थी, बाकी उनके पास 2-3 थी पहले से। तो उसमें मुझे याद है कि वन ऑफ दी व्हीकल था जो लीज पे था, और उसमें क्लॉज ये था कि अगर काइबर बहुत शूट करेगा तो हम अपने रेंटल को थोड़ा सा क्या कर देंगे, रिवाइज। तो फिर उसमें उन्होंने ये किया था, वन शॉट एक अमाउंट हमें लिख के भेजी थी, नया टेबल भेज दिया था, और वो वन शॉट हमने शायद पेमेंट कर दी थी। हाँ बिल्कुल, वो कुछ ना कुछ जो है ना उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि पहली बात तो है कि देखिए लीज जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा एक एग्रीमेंट, इसकी किताब होती है। और मैंने भी जब वो गाड़ी निकलवाई थी, पूरी एक किताब आई थी, एग्रीमेंट पे डायरेक्टर के साइन होते हैं। हमारे 2 डायरेक्टर हैं, प्राइवेट लिमिटेड थी, एमडी साहब थे, उनकी मदर थी, तो उनके साइन, और फिर उसके बाद सारी चीजें तमाम निगोशिएशन होने के बाद फिर ये सारी चीजें होती है। तो देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं, इस टाइप के मामला थे। लेकिन बात कोई ये एसेट लो वैल्यू का नहीं होना चाहिए। आजकल लोग लेते हैं मोबाइल फोन, इंस्टॉलमेंट पे ले आते हैं, ठीक है ना। तो अभी मेरे बड़े क्लोज थे, मेरे घर पे किसी ने लिया है 500 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट में। अब आप मुझे बताए 500 रुपए क्या है, कोई अमाउंट, मतलब कंपनी के लिए तो ये इमटेरियल से भी इमटेरियल है। तो अब अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को मोबाइल दिला के अगर साल देता हूँ, तो क्या अब उसको आप क्या कैपिटलाइज करोगे, उसको क्या आप तो ये छोटी मोटी आईएएस ने खुद लिखा है, लो वैल्यू ऑफ एसेट जो है ना, उसको आप एक्सपेंस आउट कर दो, रेंट एग्रीमेंट पे ले जाओ, मतलब उसको आपने फाइनेंस की स्ट्रीट नहीं करना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जी। अब फिर वो एक अलग चीज है, वो मल्टीप्लाई होती है, अगर एक बड़ी वैल्यू बन जाए ना तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। देखिए ये भी डिपेंड करता है, नॉर्मली नहीं कर सकता, और लेकिन यार ऐसा हर जगह नहीं होता। मैंने तो बहुत सारे केस देखे, कुछ लोग, बल्कि मुझे याद है जब मैं एक दफा गया, मेरा एक जानने वाला है, उसका स्टूडेंट है, शोरूम है उसका, ये मेन जो बादराबाद खालिद बिन वलीद पे, बल्कि शोरूम पे पढ़ाता भी था मैं उसको जाके, वहीं मैंने उसको ट्यूशन पढ़ाई है। तो बहरहाल नाम उसका भी मैं, सुलेमान मोटर्स, ठीक है। तो वहाँ मैं अक्सर, वो स्टूडेंट भी है, दोस्त भी, अब तो समझ लो, तो अक्सर कभी कभी जाना होता है। एक दफा मैं गया, एक बंदे की गाड़ी थी, वो कह रहा था सर ये लीज पे इसने ली थी इंस्टॉलमेंट पे, अब ये बेच रहा है, सर आप खरीद ले। मुझे कह रहा था आप ले ले, आपको मैं सस्ते में दिलवा दूंगा, मतलब इससे, और पता नहीं क्या चक्कर है उसकी पेमेंट, उसमें बाद में वो वन शॉट पेमेंट भी बीच में हो जाती है, और फिर वो बेच सकता है। वो डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या पॉइंट्स है। इस तरह होता है ना कि सब लीज हो सकता है, नहीं हो सकता, ट्रांसफरेबल है या नहीं है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है टर्म्स एंड कंडीशंस पे। बाद दफा हम पढ़ते थे ना वो IS 10 में, IS 37 में, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, वो बिल्डिंग आप सब लीज नहीं कर सकते। अब आप यहाँ बिजनेस भी नहीं कर रहे, आपको फायदा भी नहीं हो रहा, लेकिन आपको यहाँ रेंट भी देना है, तो वो क्या था, एग्जीक्यूटिव ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। वो कहीं कहीं पे होता है कि आप सब लीज कर सकते हो, ठीक है ना। इवन मैंने तो कुछ सुना था, दोस्त वगैरह बताते जो दुबई वगैरह में होते हैं, कि हम घर किराए पे लेके हम आगे भी उसको रेंट आउट कर देते शायद। हाँ, तो वो असल में हर कंट्री के अपने लॉज हैं, और हर एग्रीमेंट की अपनी एक बाउंड्री होती है। विद इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या जो है ना उससे एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें सम टाइम डिपेंड करता है कि आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप किस तहत ये जो ना बात कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल अगले सवाल पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, पोस्ट डेटेड चेक का कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो अनलेस एंड अनटिल डेट नहीं आएगी वो काम का नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक तो बैंक लेगा ही नहीं, नंबर 1, जब तक वो डेट। अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ हकीकत में, मैंने फिजिकल चेक खुद अपने हाथ से दिए थे, वो बंदा आया था मेरे ऑफिस में, 36 चेक थे पोस्ट डेटेड जी। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल आता है, वो फाइनेंसर है ना आपका बैंक एक तरीके से। हाँ, आपसे तो इंस्टॉलमेंट ले रहा होता है ना, आपसे डाउन पेमेंट लेके, डाउन पेमेंट लेता है, कुछ इंस्टॉलमेंट बनाता है, और जाहिर सी बात है वो फेयर वैल्यू पे नहीं होता, मोर देन फेयर वैल्यू होता है। वो अक्सर जाओ आप जो है ना बैंक के बाहर वो लगे हुए होते हैं पंपलेट और पेनाफ्लेक्स, ये खरीद लो वो खरीद लो गाड़ियां, तो ये हैं बहुत सारे मार्केट में चीजें चल रही हैं। अच्छा, डाउन पेमेंट भी हमारे पेपर में आती है, मैं इसमें करवाऊंगा। डाउन पेमेंट जो आज पेमेंट करोगे वो आज के पैसे के बराबर होते हैं वो, क्योंकि उस पर फैक्टर लगता है 0, उसकी पावर -0 होती है, और किसी भी अमाउंट की मतलब फैक्टर की -0 पावर होगी तो आंसर क्या आता है 1, और 1 से मल्टीप्लाई करो आज के 10 लाख, आज के 10 लाख, ठीक है ना। अभी जो मैं आपको कह रहा था वो 5 साल का सवाल आया था, 30 मिलियन वाला एसेट, उसमें 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट भी है, वो उसके अंदर शामिल करोगे तो 30 मिलियन पूरे होंगे, वरना वो 30 मिलियन पूरे भी 29.5 कुछ उसमें आंसर आता है, लेकिन वो 5 लाख पे हम फैक्टर, क्योंकि वो आज के पैसे ऐसे हैं। 2-3 सवाल है मेरे हैंड आउट में, लीज पे मैंने काफी स्टेप रखा हुआ, ये बड़ा टॉपिक है और पेपर में बहुत ज्यादा फीडबैक से स्टूडेंट का कि एग्जामिनर इसको अच्छा खासा एग्जामिन कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। वो बिल्डिंग की लीज जो है ना, वो एक और जो लीज होती है वो अभी भाई ने भी यहाँ किसी ने पूछी थी, हाँ ये वाली लीज हो सकती है बिल्कुल। अच्छा भाई, नाउ कम टू द पॉइंट, और एक सवाल और हैंड आउट का, क्वेश्चन नंबर 2, Jan 1, 2009, Bridge Limited lessee, Bridge Limited lessee entered into a lease agreement with Path Leasing Limited lessor. यहाँ पे Bridge is the lessee, Path is the lessor to acquire a machine on lease for a period of 5 years. Lease agreement states that Bridge Limited will pay equal installment of 80,000 on Jan 1 in advance each year. फैक्टर चेंज हो गया है, अब हर साल के एंड पे नहीं देना, हर साल के पहली चीज फैक्टर का थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा, नंबर 1। दूसरी बात, आसिफ भाई ने बात बोली थी कि अगर फेयर वैल्यू कुछ और हो, पीवी ऑफ एमएलपी कुछ और हो, दोनों यहाँ दी गई है। मार्केट प्राइस ऑफ द मशीन एट दैट डेट वाज 320,000, फेयर वैल्यू कितनी है 3,20,000। पीवी ऑफ एमएलपी गिवन इन द क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अमाउंटिंग टू ₹313,100। अब डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी 3,13,100 और 3,20,000 में 6,900 रुपए का फर्क है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये होगा, मेमन भाई ने ये पूछा था कि सर हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, मैंने कहा था पीवी ऑफ एमएलपी पे जाना, और यहाँ पे अभी हम खुद भी इसकी पीवी ऑफ एमएलपी निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 3,13,097 रुपए, और ये कितने तकरीबन 3,13,100 रुपए, मतलब इसने ऑलमोस्ट राउंड करके आपको बिल्कुल एक्यूरेट क्या निकाल के दे दी सवाल में। हाँ, आगे कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अमाउंटिंग टू ₹3,13,100। अच्छा, जब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क होना, जैसे एक सवाल ऐसा भी है आईसीएमए के पास पेपर गई तो 5 लाख रुपए की फेयर वैल्यू है, और सवाल में खुद लिख के दे रहा है कि पीवी ऑफ एमएलपी इक्वल टू सेम दैट इज 500,000, आपको देने 6 लाख रुपए, 1,20,000 की 5 इंस्टॉलमेंट, लेकिन आप जब उसकी पीवी निकालोगे ना तो वो 500,383 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 383 रुपए। अब ये 383 जो है ना, ये अब आप डेप्रिसिएशन में फंस जाओगे, फिर वहां भी स्टेट टाइम 5 साल का है, तो 5 लाख को 5 साल पे डिवाइड कर दो 1 लाख रुपए, अब वो 383 के चक्कर में जाओगे ना तो आप भी फंस जाओगे। वहाँ एग्जाम सोल्यूशन पे भी उसने 5 लाख पे सॉल्व किया, मैं भी उसको 5 लाख पे करवाता हूँ। इवन मैंने एक केस देखा था 13,500 रुपए का फर्क था, उसने उसको भी इग्नोर कर दिया था। 3.5 लाख रुपए का एसेट था, 4 इंस्टॉलमेंट देनी थी 1-1 लाख रुपए की, कितने हो गए 4 लाख। जब पीवी ऑफ एमएलपी निकाल लेते ना
तो 3,48,500 समथिंग, यानी 1500 का फर्क था, लेकिन वहां उसने 3.5 लाख पे उठाया था। असल में राउंडिंग उठाने से फायदा ये होता है कि एक तो डेप्रिसिएशन आपके सही मतलब राउंड आ रहे होते हैं, और उस पर अगर मसला आएगा तो आखिरी साल टेबल में आप क्या कर दोगे, एडजस्ट। भाई आप लीज लाइबिलिटी तो वही रिकॉर्ड करोगे ना जो आपने लाइबिलिटी को ओवर द लीज टर्म पे करना है, लीज, बाकी इंटरेस्ट जाएगा। मतलब जो डिफरेंस है बिटवीन पीवी ऑफ एमएलपी एंड फ्यूचर वैल्यू इज टू बी क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अमाउंटिंग टू ₹313,100 at the implicit rate of 14%. Machine useful life is estimated to be 5 years. Bridge Limited depreciate its plant and machinery using the straight time method. Bridge Limited plant and machinery को depreciate करती है straight time method से। 5 साल की लाइफ है, 5 साल की लीज है, बड़ा स्ट्रेट सवाल है। ठीक है, हाँ 3,13,100 जी, क्योंकि देखो 3,20,000 तो फेयर वैल्यू है ना, उसमें फिर आपका टेबल बहुत गैप आएगा, 6,900 रुपए का फर्क है, एक बड़ा अमाउंट, वो मल्टीप्लाई के 10,000 पे भी चला जाए, राउंड हो गए। तो बेहतर है कि आप किस पे बनाओगे, 3,13,100। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कहा था वो 1 नंबर का सवाल ये रहा, व्हाट इज रिक्वायर्ड, कंप्यूट मिनिमम लीज पेमेंट एमएलपी। अच्छा, अब एमएलपी 4 लाख, वेरी गुड। एमएलपी इज व्हाट, फ्यूचर पेमेंट। तो ईच ईयर यू आर लायबल टू पे 80,000 इन एडवांस। 80 into 5 equal to 400,000. PV of MLP is 313,100. 86,900 का क्या है इसमें, इंटरेस्ट, 86,900 का इंटरेस्ट। अच्छा, अभी टाइम जो है ना, हमें इतनी ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा कि मैं डिटेल से जाऊं, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ानी भी है, और एक अनाउंसमेंट मैंने की थी, शायद उस वक्त कुछ लोग नहीं थे, तो सुन ले कि कल मैं क्लास नहीं ले सकूंगा, मुझे मसरूफियत है, और मंडे और ट्यूसडे हो सकता है मैं दोनों दिन पढ़ाऊँ इंशाल्लाह, क्योंकि सर मुझे बच्चों ने बताया कि एमए के जो टीचर हैं, क्या नाम है उनका, सिया साहब, उनकी क्लासेस खत्म हो गई है। अच्छा, मंडे ट्यूसडे जो मैं क्लास लिया करूंगा 2 दिन या 1 दिन, 1 दिन तो कंफर्म लूंगा इंशाल्लाह, हो सकता है दोनों दिन लूँ, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल इतना टफ नहीं है, वो देख लेंगे, लेकिन वो क्लास ऑनलाइन होगी मंडे, क्योंकि असल में देखे मंडे ट्यूसडे में यहाँ होता नहीं हूँ, फिर मैं भी कहीं से मतलब आऊँ और फिर पढ़ाऊँ, एक मेरा शेड्यूल कहीं और होता है, तो मैं वहीं से या घर से पढ़ा दूँ। मंडे ट्यूसडे शाम में मैं फ्री हूँ, और क्योंकि मैं फ्राइडे और सैटरडे यहीं होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं वेट करना पड़ता थोड़ा सा। फ्राइडे को मेरी क्लास 4:30 खत्म होती है, और सैटरडे को मेरी 3:30 बजे। बहरहाल वो मसला नहीं है, मैं आपका थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो फ्राइडे सैटरडे जो क्लास होती है वो होगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट सैटरडे होगी। खाली कल के लिए मुझे थोड़ा काम है, तो मैं कल ऑफ दे रहा हूँ। और वैसे भी शुक्र है कि मैंने इस वीक में एक मंडे एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था, ठीक है ना। लास्ट वीक भी हालांकि मौसम औसम था, इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन हमने फिर भी मेरा ख्याल है फ्राइडे सैटरडे दोनों क्लासें ली थी, ऐसे ही था, ठीक है ना। और अच्छी बात है कि देखिए हम रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी क्लास थी इसमें हमने रिकॉर्डिंग ना की हो, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड वुड बी ऑन मंडे होगी। अभी क्लास ऑफ नहीं हो रही, ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा होमवर्क दूंगा भी कैसे। और नेक्स्ट क्लास में जो है ना, कुछ चीज़ें आपको अभी शेयर करूंगा, आप लोग कल अगर मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ उस टाइम को यूटिलाइज करें, कुछ चीज़ें मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, वो आप सॉल्व करें। दूसरी बात, मंडे की क्लास में ताकि मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, मंडे ट्यूसडे 1 या 2 दिन क्लास जरूर लूंगा इंशाल्लाह, कि वो ऑनलाइन लूंगा, बाकी जो आपका फ्राइडे सैटरडे इंशाल्लाह फिजिकल होगा। अच्छा, अब इसमें हमने अभी वो वाला फैक्टर नहीं पढ़ा, बिगनिंग वाला, उसका फैक्टर होता है 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन के साथ +1 लग जाता है। फॉर्मूला उसका ये होगा, इधर देखिएगा, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन के साथ +1 डिवाइडेड बाय आई, और आखिर में +1 एक एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि ये +1 भी लगेगा।
एडवांस पेमेंट में। उसकी वजह ये है, जब आप एडवांस पेमेंट करते हो ना, वो केस देखने में आपको 5 साल का लगेगा, लेकिन वो 4 साल का केस है, क्योंकि 5वें साल के पहले दिन आप बरी उसामा हो जाओगे, 5वें साल के पहले दिन आजाद। तो इनफैक्ट वो कितने साल है भाई? 4। तो यहाँ पे पहली पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं होगा। पहली पेमेंट आज करोगे वो 0 इंटरेस्ट पे होगी। वो पूरी की पूरी अमाउंट कहाँ से एडजस्ट होगी? प्रिंसिपल। अभी टेबल बनाया था मैंने, पहली पेमेंट साल के पहले दिन नहीं की थी, साल के। अब हम पहली पेमेंट कब करेंगे? हम पहले दिन एक एंट्री बनाएंगे, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और पहले दिन एक और एंट्री बना देंगे, लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अच्छा, अब मसला पता है क्या है? अगली पेमेंट आपको करनी है अगले साल के पहले दिन, लेकिन जब पहला साल ईयर एंड आएगा तो पूरा साल गुजर जाएगा। उस साल का इंटरेस्ट पे तो नहीं हुआ, लेकिन आपको एक्रू करना पड़ जाएगा, क्योंकि पहला इंटरेस्ट दूसरे साल के पहले दिन देना है। एम आई राइट? पहला इंटरेस्ट दूसरे साल के पहले दिन। आप मुझे बताओ पहली पेमेंट कब होगी? पहले साल के पहले दिन। जब पहले साल के पहले दिन पेमेंट होगी, उस पर कोई इंटरेस्ट होगा? नहीं। दूसरी पेमेंट करोगे दूसरे साल के पहले दिन, तो क्या उस पर इंटरेस्ट होगा? तो क्या वो इंटरेस्ट दूसरे साल का है? नहीं, वो पहले जो पूरा साल गुजरा है ना, उसका इंटरेस्ट है। तो ईयर एंड में एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, और वो पेबल बैलेंस शीट पे दिखाएंगे करंट लायबिलिटी, और इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करेंगे पीएनएल पे। और जब पे करूंगा ना अगले दिन, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पर डेबिट नहीं करूंगा, इंटरेस्ट पेबल डेबिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। जी बिल्कुल होगा। पहला प्रिंसिपल तो पहले भी नहीं पे हो गया। अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये 3,13,100 रुपए, इस पे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, और माइनस कर दूंगा 80,000 रुपए स्ट्रेट विदाउट एनी इंटरेस्ट। पूरे के पूरे 80,000 रुपए इंटरेस्ट हुए मेरे प्रिंसिपल से। मेरा बैलेंस पहले ही दिन कितना आ गया? 2,33,100 रुपए। इस पे 14% इंटरेस्ट जो है ना, साल के एंड पे मैं अप्रूव कर दूंगा 32634। ये इंटरेस्ट टेबल में आपको कौन सी लाइन में नजर आएगा? सेकंड। लेकिन अप्रूव कौन से साल होगा? जो तीसरी लाइन का इंटरेस्ट होगा वो कौन से ईयर एंड पे अप्रूव होगा? दूसरे। एक तो फर्क ये है, सुन ले आप लोग सब, एक फर्क ये कि वहां इंटरेस्ट उसी साल पे होता है तो डायरेक्ट चार्ज होता है। बिगनिंग वाले केस में इंटरेस्ट पहले दिन पे होता है, साल गुजर चुका होता है, तो हर साल के एंड पे क्या करना पड़ता है? अप्रूव। इंटरेस्ट वहां पे 4 होंगे, यहाँ पे 5 के, क्योंकि यार पहली पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं है। फैक्टर में अगर आप गौर से देखें ना, ये फैक्टर क्या कर रहा है? -n+1 का मतलब ये एक साल कम कर रहा है। -5+1 का मतलब क्या हो जाएगा? -4। अगर मैं ये +1 हटा दूं, इधर देखिएगा, ये मैं +1 हटा दूंगा, तो इसका मतलब है मेरा फैक्टर कितने साल का है? 4 साल का। अब ये 4 साल का जो मेरा फैक्टर है 1 - 1 + i की पावर -n+1 / i, ये इनफैक्ट 4 साल का फैक्टर है, क्योंकि -5+1 का मतलब -4। 4 साल का फैक्टर है, क्योंकि इंटरेस्ट कितनी मरतबा लेना है? 4 मरतबा। अब आप देखिए, इंटरेस्ट इस ब्रैकेट के अंदर है, बाहर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपके पेमेंट कितनी करनी? 5। तो इसलिए +1 लगा। एक पेमेंट ऐसी है जो पूरी की पूरी पेमेंट है, तो ये इसलिए +1 लगता है। अब ये पूरा फैक्टर, यदि आपने नॉर्मल फैक्टर निकालना है, अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप बिगनिंग वाले में एक साल कम करके नॉर्मल फैक्टर निकालें, और उस फैक्टर में आखिर में क्या कर दें? +1 करके मल्टीप्लाई करवा दें इंस्टॉलमेंट से, तो आपके पास अल्टीमेटली पीवी और एमएलपी आ जाएगी। अच्छा, अब 2 डिफरेंट तो हमने आपको बता दी। नंबर 1 फैक्टर में आपका चेंज, नंबर 2 आपका चेंज जो है वो इंटरेस्ट अप्रूव होगा। नंबर 3 पहली पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं होगा। नंबर 4 हर साल बैलेंस शीट पे जब तक वो अप्रूव होगी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेबल ही जाएगा। मैंने अभी बैलेंस शीट पे कोई इंटरेस्ट पेबल शो नहीं किया था, एक्सपेंस दिखाया था, एक्सपेंस यहाँ भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ही आएगा। तो मेरे पास ये सवाल सॉल्व मैंने मॉर्निंग में करवाया था, ठीक बोले? बिल्कुल आएगा नहीं, पहले साल भी आएगा। आप मुझे ये बताओ, पहले साल की पहली पेमेंट पहले दिन हो गई,
दूसरी पेमेंट कौन से दिन करनी है? अगले साल के पहले दिन। तो जो अगले साल के पहले दिन पेमेंट करनी है, विदाउट इंटरेस्ट है या विद इंटरेस्ट है? वो इंटरेस्ट को जो वक्त दूसरा है ना, उसका इंटरेस्ट कहलाता है। अच्छा, लेकिन ये बताओ क्या इंटरेस्ट कभी एडवांस में लिया जाता है? नहीं, इंटरेस्ट होता है वक्त गुजरने के बाद। ये जो पूरा साल उसने इंतजार किया है ना, आपकी लाइबिलिटी की 3,13,100, पहले दिन कितने से खत्म कर दी लाइबिलिटी? 80,000। 2,33,100 साल के पहले दिन लाइबिलिटी थी। इस 2,33,100 पे पूरा साल उसने सफर किया है। साल के एंड पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया आपका, और आप कल पे करने जा रहे हो। तो कल जो पे करने जा रहे हो, तो ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है? ये कौन से साल का इंटरेस्ट है? इनफैक्ट अगर आप ये देखें ना, इसका डायग्राम बनाए, तो उसमें जो आपका वो पहले साल का टाइम पीरियड गुजरा ना, उसका इंटरेस्ट आपको उसको देना है। तो एक तो आपने इस सवाल को आप खुद करना है, और मेरे पास, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में सॉल्व करवाया था, असल में देखिए मॉर्निंग में एक तो एक नंबर ऑफ क्लासेस मेरी 3 होती है, ठीक है ना, फ्राइडे, थर्सडे और सैटरडे। दूसरा ये कि वहाँ शायद पहले सेक्शन स्टार्ट हो गया था, काफी आगे वो लोग, और आप लोग को थोड़ा सा खुद भी करना है। तो मैं ये सवाल आपको कर लेंगे, हो जाएगा, मैं सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा ना, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, हैंडआउट भी मैं आपको जब शेयर करूंगा ना, अच्छा अब अपने हैंडआउट में देखिए फिलहाल क्या करना है वो जरा समझ ले। नंबर 1, पहले पेज पे डेफिनेशन दे, ये थोड़ा बहुत गो थ्रू करना हो तो कर लीजिएगा, इतना इशू नहीं है। सेकंड पेज पे वो 5 पॉइंट्स है, वो मैं समझा चुका हूँ। थर्ड पेज से एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपने अभी नहीं देखना, ये वही वाली एग्जाम्पल है IFRS की, जो मैं शुरू में आज नहीं कह रहा था, 10 साल की लाइफ, और वो कितने साल की लीज पे ले रहा है? 5 साल, 5, और 5 साल के बाद उसने लिखा है कि वो नाम पे भी नहीं होगा, और वो कह रहा है कि इसमें आप बार्गेन परचेज ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन है ये सवाल फाइनेंस लीज का। अच्छा, इसमें जो है ना 2 एक्स्ट्रा चीजें हैं। लेसी को शुरू में 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे, डायरेक्ट कॉस्ट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, प्लस वो 5,000 रुपए का इंसेंटिव भी मिल रहा है उसको। तो इसकी वो जो ओवरऑल MLP है ना, उसके अंदर ये 20,000 रुपए ऐड होके 5,000 रुपए लेस होके, तो ये केस मैं खुद डिस्कस करूंगा, इसको आपने नहीं देखना अभी। नंबर 1, ये एग्जांपल सॉल्व हुई भी है, इसने दोनों तरीके से सॉल्व की है, वो मैं आपको खुद अपने तरीके से भी सॉल्व करके दूंगा। तो फिलहाल आपने इसको कंसीडर नहीं करना। ये पेज नंबर शायद 3 और 4 पे आपको नजर आएंगे। उसके बाद पेज नंबर 5 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन 1 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन 2 आपने खुद करना है, ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, पार्क लिमिटेड, ये भी आपने बिल्कुल सेम है जो हमने पढ़ा है ना आज, बिल्कुल सेम है, पार्क लिमिटेड भी आपने करना है। 4 आपने अभी नहीं करना, इसमें वो डाउन पेमेंट का इशू आएगा, ये मैं खुद करवाऊंगा। 5 आपने करना है, ये 5 वही वाला है जो मैं कह रहा हूँ ना, 383 का फर्क आएगा इसमें। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि कैश प्राइस एंड फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन 5 लाख, पीवी ऑफ MLP आल्सो द सेम 5 लाख, लेकिन आप जब कैलकुलेट करोगे तो 500,383 आ रहा है, इसका आंसर 383 रुपए एक्स्ट्रा है। अब आप क्या, ये 5 साल की लाइफ में 20% स्टेट टाइम का मतलब 5 साल की लाइफ, तो अब आप क्या बेहतर है, 5 लाख दो या 5,83 दो? इसमें टेली भी बनाना है, मांगा था उसने, इसको आप किस पे लेके जाएंगे? 5 लाख रुपए। तो ये भी आपने, ये भाई लिमिटेड का सवाल है, ब्रदर लिमिटेड, तो ये भी आपने खुद करना है। और उसके बाद MAS, इस पे इनिशियल डिपॉजिट है, ये वो जो मैं कह रहा था 5 साल की इनकम स्टेटमेंट, 5 साल की बैलेंस शीट, देखिए प्रीपेड रेवेन्यू एक्सेप्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम 2009 से 2013, कितने साल की अकाउंट है? 5 साल की, कुछ भी नहीं है मतलब, लेकिन इसमें डाउन पेमेंट है ना, वो भी मैंने नहीं करवाया। एक सवाल मैं कराऊंगा तो एक आप लोग खुद कर लेंगे डाउन पेमेंट का। बाकी ये आखिरी सवाल जो है ना, इसमें डाउन पेमेंट भी है और वो सेमी एनुअली वाला केस है, साल में 2 पेमेंट, तो ये भी मैं खुद करवा दूंगा। अभी लीज यहाँ पे खत्म नहीं होगा, एक बार सुन लें। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है सेल्स एंड लीज बैक, यानी ये एसेट है, ये मैंने बेचा और दोबारा इसी एसेट को लीज पे ले लिया, सेल्स एंड लीज बैक, यानी पैसे आ गए मेरे पास और मुझे एसेट भी चाहिए था, वो एसेट भी दोबारा ले लिया लीज पे उसी बंदे से। वही एसेट, भाई मैंने ये एसेट आपको दिया, अब ये एसेट इस वक्त मार्केट में बहुत महंगा है,
मैंने आपको बेच के कैश ले लिया, कैश आ गया मेरे पास, वो कैश मैंने आगे लगा दिया, मुझे एसेट भी चाहिए था, यही एसेट 10 साल की मैंने आपसे किस पे ले लिया, अब मैं वहां से पैसे कमाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या दे दूंगा, इंस्टॉलमेंट। ये प्योरली सर्टिफाइड मेमनो वाली पॉलिसी है, सही है ना। सेल का अच्छा पेपर में जो है ना बच्चे बता रहे हैं सेल का लीज पे बहुत आ रहा है, बड़ा इसमें ऐसी खतरनाक एंट्री बनेगी। कल मैंने पढ़ाया सुबह बच्चों को, 5 हेड आएंगे। नंबर 1 कैश डेबिट होगा जो आपने एसिड बेचा, नंबर 2 राइट ऑफ यूज एसिड डेबिट होगा उसी एंट्री में, नंबर 3 लीज लायबिलिटी क्रेडिट होगी, नंबर 4 वो मशीन जो आपके पास थी वो क्रेडिट होगी, वो बेचा भी तो है, और उसमें गेन या लॉस होगा वो डेबिट या क्रेडिट होगा डिस्पोजल का। वो तो हम इतना सारा बना, एक और इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो हम बुक वैल्यू पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड पे कह रहे हैं वो हम बुक वैल्यू पे जाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास जो है ना वो थोड़ी सी फाइनेंसिंग का इशू है, तो आपने बोला यार अभी एक काम करते हैं ना, ये एसेट बेचते पैसे आएंगे, उस पैसे को आगे लगाएंगे, और यही एसेट चाहिए हमें, इसी एसेट को किस पे उठा लेंगे, लीज पे उठा लेंगे, और इंस्टॉलमेंट उसको देते रहेंगे, अपना वहां से जो पैसा मिल गया इतना बड़ा अमाउंट, वहां से पैसे जनरेट होंगे और एसेट भी अपने पास रहेगा। तो जो इसमें फिर सिचुएशन ये होती है, जो बेच रहा होता है ना, सेल कर रहा होता है, बाद में वो लेसी बनता है, और जो बायर होता है ना बाद में वो लेसर बनता है। तो उसकी बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट है, ये पढ़ाना है। फिर इसके अलावा इसमें होता है बार्गेन परचेज ऑप्शन वाला ट्रीटमेंट, वो भी करवाना है। ये मतलब 2-3 क्लासें और लगेंगी। बहरहाल मैं फाइल और ये आज की रिकॉर्डिंग वगैरह कोशिश करूंगा रात तक आपको मिल जाए इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।